सहयोग से समृद्धि, समृद्धि से विकास, विकास से स्थिरता और स्थिरता के माध्यम से सामाजिक प्रगति। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर पंडित दीनदयाल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पिछले 32 वर्षों से शहर की निरंतर वित्तीय सेवा में लगी हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय दर्शन से प्रेरित स्वर्गवासी उमाकांत जी चांदेकर, स्वर्गवासी डॉक्टर अभयजी चंगेड़े, वर्तमान अध्यक्ष वसंतजी लोढ़ा, विकास पाथरकर, सुधीर पगारिया, सोमनाथ देवड़ालीकर ऐसे समान विचारधारा वाले युवाओं ने इस संगठन की नींव रखी। अब तक बहुत ही ईमानदारी और विश्वासार्ह तरीके से चल रहा यह संगठन व्यवसाय और आत्मविश्वास के बल पर मल्टी स्टेट फंड और निजी क्रेडिट संस्थानों की चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा है। आज मेथीला पंडित दीनदयाळ पतसंस्था गेले 32 वर्षापासून आपल्या नगर शहरात कार्यरत आहे। संस्थेचा कारभार एकूणच सर्व पारदर्शी आहे। संस्थेच्या एकूण ठेवी 70 कोटी रुपयाच्या आहेत आणि कर्ज वाटप 53 कोटी रुपयाचं आहे। संस्थेची इतर गुंतवणूक 20 कोटी रुपये आहे। म्हणजे ही जी सेफ्टीसाठी जे इतर चांगल्या बँका आहेत, म्हणजे नॅशनलाइज बँका आणि अ वर्ग असल्या सर्व बँकांमध्ये आपली ही गुंतवणूक आहे। त्यामुळे संस्थेच्या सुरक्षिततेच्या बेसिकवर आपले भाग भांडवल देखील 1.5 कोटीच्या आसपास आहे। सर्व सभासदांचा आजपर्यंतचा विश्वास या नात्याने संस्थेची इथं शहराच्या मध्यभागी मध्यवर्ती ठिकाणी स्वतःची 3 मजली बिल्डिंग आहे। त्याचप्रमाणे सावेडी ब्रँच येथे आमची स्वतःची स्वमालकीची आपल्या संस्थेची बिल्डिंग आहे। या संस्थेची आज मितीची हीच मालमत्ता 5 कोटी रुपयाची आहे। आज क्रेडिट संस्थान का कुल वित्तीय कारोबार लगभग 130 करोड़ है। सामाजिक जीवन को अर्थ देती है। निवेश 20 करोड़ है और इस वर्ष कुल डिपॉजिट 70 करोड़ के आसपास है। संस्था ने 53 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। 100 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। संस्था ने मोबाइल बैंकिंग, QR कोड मेकिंग, ऑनलाइन RTGS, NEFT आदि के साथ साथ तत्काल गोल्ड लोन, वाहन लोन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की है और अपनी आधुनिक उन्नत कंप्यूटरीकृत कार्यशैली को अविरत सिद्ध कर रखा है। अर्थ सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्य में संस्था ने गौशालाओं की सहायता करके गोरक्षा का पुण्य अर्जित किया है। हमने उन सैकड़ों सामाजिक संगठनों की मदद करके इस सिद्धांत को अपनाया है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल, स्नेहालय, अनाम प्रेम आदि जैसे अनगिनत समुदायों के लिए मानवता की मिसाल बन गए हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार सभी तक पहुंचे और गरीबों के प्रति पंडित दीनदयाल जैसा स्तर दिखाने वाले को संस्था प्रति वर्ष जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित करती है। इसमें जाने माने विशेष सरकारी वकील पद्म भूषण उज्ज्वल निकम, पद्मश्री डॉक्टर गिरीश प्रभुणे, अनाथों की माता पद्मश्री स्वर्गीय सिंधुताई सपकाल, आदिवासी समाज के महामानव पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, इन सबको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी श्रृंखला में अगला पुरस्कार भारत को आधुनिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले हमारे मार्गदर्शक माननीय नितिन जी गडकरी, इनको प्रदान किया जाएगा। चूंकि वर्तमान संस्थापक अध्यक्ष वसंतजी लोढ़ा और संस्था के अन्य सहनिदेशकों का जनसंपर्क बहुत ही अच्छा है। 1991 में पत्र संस्था स्थापन करने का हमारे कुछ युवक साथियों ने हमने निर्णय लिया कि पंडित दीनदयाल जी के नाम पे एक पत्र संस्था अपन ने चालू करना चाहिए। उस टाइम पत्र संस्था खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था, मगर हम सब युवकों ने उसके बारे में सोचकर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, इस उद्देश्य से हमने ये पंडित दीनदयाल पत्र संस्था का स्थापना की, जो समाज में जो
छोटा से छोटे व्यक्ति को खड़ा करने का काम अपने हाथ से होएगा। इस हिसाब से हमने एक छोटे जगह किराए पे लिए हुए जगह पे एक जगह में एक पत्र संस्था हमने चालू की। आज 30 साल में जिस जगह पे हमने चालू की थी वही जगह हमने खरीदी करके बड़ा पंडित दीनदयाल भवन बनाया है। आपने वो सब देखा है। गए 32 साल में हमने सिर्फ आर्थिक क्षेत्र का ये उद्देश्य नहीं रखा है। हमने आर्थिक क्षेत्र के साथ पत्र संस्था बोले तो सिर्फ लोन देना और लोगों के डिपॉजिट लेना यहाँ तक हमने सीमित नहीं रखा है। हमने ये आर्थिक व्यवहार के साथ ही इस अहमदनगर शहर के, इस अहमदनगर जिले के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐसे जो जो भी उपक्रम होंगे उस उपक्रम में इस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। गए 7 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में जो पूरे देश में पंडित दीनदयाल जी के विचारों से काम कर रहे, जो अलग काम कर, जो समाज के लिए काम कर रहे, ऐसे लोगों को यहाँ बुला के एक व्याख्यानमाला का हम आयोजन कर रहे हैं। इसलिए स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी और सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख, नामदार चंद्रकांत दादा पाटील, रमेश पतंगे, नगर भूषण प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय सदाशिव जी अमरापुरकर, मोहनीराज घटने, इनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। पंडित दीनदयाल स्मृति व्याख्यानमाला संस्था की एक पहल है जिसे पिछले 6 वर्षों से शहरवासियों द्वारा सराहा जा रहा है। प्रतिवर्ष दीनदयाल जी के जयंती सप्ताह में धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखने वाले वक्ताओं को इस विचार मंच पर आमंत्रित किया जाता है, जिनमें केरल राज्य के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्याम जाजू, ऋषि भटनागर, प्रोफेसर गणेश शिंदे, प्रसिद्ध पत्रकार भाऊ तोरसेकर, पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, ज्येष्ठ अर्थनीतिज्ञ अनिल बोकील, इसके साथ साथ देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले मंजीत सिंह बिट्टा एवं प्रसिद्ध इतिहासकार पांडुरंग बलकवड़े, ज्येष्ठ साहित्यिक रमेश पतंगे, विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिवंगत प्रांत संघ चालक माणिकराव पाटिल आदि इनमें शामिल है। केवल आर्थिक सेवा करने वाला संगठन के रूप में कार्य न करते हुए हमें समाज और राष्ट्र को क्या देना है, इस चेतना के साथ संगठन द्वारा दीनदयाल परिवार की स्थापना की गई है। यह मानव, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम सभी आपसे भविष्य में भी बहुमूल्य योगदान, सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन की अपेक्षा रखते हैं। जय हिंद, जय सहकार, जय एकात्म मानवतावाद। दयाल उपाध्याय जी के नाम से चल रही इस व्याख्यानमाला का ये 7वां वर्ष है और आज का दूसरा पुष्प। आज का पुष्प आपके सामने सादर करने जा रहे हैं दिल्ली से नगर आए हुए ख्यातनाम विधिज्ञ, भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रमुख माननीय श्री अश्विनी कुमार जी उपाध्याय। मैं अश्विनी जी को व्यासपीठ पर निमंत्रित करती हूँ। उनके साथ महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त श्री अनिल जी कवड़े साहब भी यहाँ पधारे हैं, उनको भी मैं व्यासपीठ पर निमंत्रित करती हूँ। दीनदयाल प्रतिष्ठान के अध्यक्ष धनंजय जी तागड़े साहब को मंच पर आने की विनती करती हूँ। उनके साथ दीनदयाल पत्र संस्था के अध्यक्ष माननीय वसंत जी लोढ़ा और पत्र संस्था के सभी संचालक गण, उनके साथ एडवोकेट श्री अनिल जी रास्कर, श्री मोहन जी नातू, एडवोकेट युवराज जी पोटे साहब, श्री राजकुमार जी जोशी, एडवोकेट अभिषेक जी भगत और एडवोकेट अच्युत जी पिंगले, इन सभी महानुभावों को मैं व्यासपीठ पर निमंत्रित करती हूँ। आप से विनती है, आप दीप प्रज्वलन कीजिए। एक नाम मेरे से रह गया,
बाबा साहब वाकड़े जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे भी विनती करती हूँ, और ज्येष्ठ नेत्रतज्ञ सुधाताई कांकरिया जी उपस्थित है, उन्हें भी मैं विनती करती हूँ कि आप मंच पर आ जाइए। डॉक्टर कांकरिया। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी से विनती है, प्रतिमाओं का पूजन कीजिए। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है और भारत माता की प्रतिमा है। इन प्रतिमाओं का पूजन करके सभी मान्यवरों को संचालक मंडळ आणि आज जे मान्यवर वक्ते यांच्या व्यतिरिक्त दीपप्रज्वलनासाठी आलेल्या सगळ्या महानुभावांना विनंती आहे की आपण प्रेक्षकांमध्ये स्थानापन्न झालात तरी चालेल। यानंतर या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं आपल्यासमोर प्रास्ताविक करण्यासाठी येत आहेत श्री वसंतरावजी लोढासाहेब। मी लोढासाहेबांना विनंती करते की त्यांनी प्रास्ताविक करावं। आज के इस व्याख्यानमाला के दूसरे पुष्प के प्रमुख वक्ता जिन्होंने पूरे देश में संविधान का जो ब्यौरा रखा है, तो आप YouTube में और उनके सब में आप देखते हैं कि अश्विन कुमार जी उपाध्याय जब बात करते हैं तो सबको सोचना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ते हैं कि अश्विन जी ने बोला है उसका मुकाबला कैसा करे। ऐसे अच्छे व्यक्तिमत्व हमारे देश के आशा स्थान मोदी जी भी अश्विन जी के सामने एक आशा रखे हैं कि जो मोदी जी करना चाहते हैं, जो बदलाव समाज में करना चाहते हैं, वैसा बदलाव अश्विन जी के विचार से, अश्विन जी के अभ्यास से
माध्यम से करना चाहते हैं, ऐसे महान व्यक्तिमत्व श्री अश्विन कुमार जी उपाध्याय, इनका मैं तहे दिल से यहाँ सहर्ष स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे प्रमुख अतिथि जो हमारे जिले में यहाँ जिलाधिकारी यानी कलेक्टर करके रहे हुए हैं और अभी महाराष्ट्र में जो सहकार है कि पूरे देश में, अश्विन जी, पूरे देश में ऐसा सहकार जो है वो पूरे महाराष्ट्र में है। देश में किसी राज्य में ऐसा सहकार नहीं है। ऐसे सहकारी संस्था का बहुत बड़ा यहाँ महाराष्ट्र में पकड़ा है। महाराष्ट्र में उसकी बहुत बड़ी नींव बढ़ी हुई है। उस सहकार क्षेत्र के महाराष्ट्र के आयुक्त हमारे परम मित्र माननीय अनिल जी कुबड़े साहब, उपस्थित सर्व हमारे संस्था के मान्यवर और उपस्थित सर्व यहाँ नगर शहर के बंधु और भगिनियों, बरसात की वजह से थोड़ा कार्यक्रम में लेट हुआ है, थोड़ा खंड पड़ा है, इसलिए मैं प्रमुख वक्ताओं का और आपका सबका समक्ष हूँ। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ, ये ब्रीद वाक्य पंडित दीनदयाल जी का, और इसी विचारों से प्रेरित होकर हमने पंडित दीनदयाल पथ संस्था 32 साल पहले हमने शुरू की। 32 वर्षों का कालखंड अभी कुछ क्षण आपको दिखने मिले। दीनदयाल जी का जो विचार था, वो विचारों के माध्यम से संस्था के कारोबार में अच्छी तरह पारदर्शिता, यहाँ मैं अभिमान से कहना चाहता हूँ कि अश्विन जी 32 साल में हमारी संस्था की निवडणूक हुई है, मगर निवडणूक अनअपोज हुई है, बिनविरोध हुई है। इतना सब सभासदों का आज जो तरकीब 6000 के आगे सभासद है संस्था के, इन सभासदों का पूरा विश्वास 32 साल में हमने ये विश्वास कभी उनको तोड़ा जाएगा ऐसा कोई काम इस पथ संस्था के माध्यम में हमने अभी तक किया नहीं है। पंडित दीनदयाल जी के माध्यम से, उनके विचार के माध्यम से समाज के अलग अलग पूरे देश में के जैसे आप यहाँ आए वैसे अलग अलग विषय लेके, अलग अलग विचारों को लेके हम यहाँ इस व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। इसमें से एक राष्ट्र प्रेम निर्माण होना चाहिए, समाज में प्रबोधन होना चाहिए, समाज में कुछ बदलाव हो रहा है, वो बदलाव इन माध्यम से इन नगर शहर के लोगों को होना चाहिए। इसी माध्यम से ये हमारा 7वां साल है ये व्याख्यान माले का। मगर हमने सोचा है अभी कि हम हर साल दीनदयाल जी के जयंती के दरमियान ये व्याख्यान माला आयोजित करते हैं, मगर हमने इस साल फैसला लिया है क्योंकि कल भी बहुत जोर में वर्षा थी, उसी वजह से रजत जी शर्मा आ सके नहीं, मगर रजत जी शर्मा ने 1.5 घंटा लाइव हमारे सब नगर के जनता से बात की, हमारे से बात की, सवाल जवाब हो गया। मगर बरसात नहीं रहती तो रजत जी आ रहे थे। इसी वजह से हमने फैसला लिया है कि अगले साल ये जो व्याख्यान माला होंगी वो अक्टूबर या नवंबर में, कि इसी कारण कौन सी ही बाधा इस व्याख्यान में माला में आएंगी नहीं और आने वाले लोगों को भी तकलीफ होगी नहीं, वो हिसाब से हमने सोच किया है। हमने इस साल एक नया उपक्रम इस पथ संस्था के माध्यम में हम कर रहे हैं। यहाँ सहकार आयुक्त है, उनको भी मालूम होगा कि संसद में एक सांसद ने 1 मिनट के लिए एक विषय रखा था। सभापति ने वो विषय जब मालूम उन्होंने बात किया तो विषय के लिए 1 मिनट के बजाय 10 मिनट उस सांसद को दिए। वो सांसद गुजरात के थे। सांबरकाठा जिले में एक गांव में, वहाँ गांव के एक संस्था ने
बाल गोपाल बचत बैंक करके चालू की कि जो 5 साल का जो बच्चा है उस बच्चे के यहाँ जाके उसको एक डब्बा देके, वो बैंक का डब्बा देते थे, और डब्बे में उसको जो भी पैसा उसको जो मिलेगा, उसको जो उसका वार्ड दिवस होगा या कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम में उसके जो पैसे मिलेंगे वो पैसे वो डिब्बे में डालते थे और वो पैसे हर महीने वो संस्था इकट्ठा कर रही थी। ऐसा करके वो बच्चा जब 18 साल का होगा तो उसको व्यवसाय के लिए, उसको उसके एजुकेशन के लिए, उसको डॉक्टर होना है, उसको इंजीनियर होना है, उसको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में आर्थिक उसकी नींव मजबूत रहनी चाहिए, उसके लिए वो पैसा उसको लगता था और उसका उपयोग उसके जीवन में आगे चलने के, आगे भविष्य का जीवन जड़न घड़ने को उसका बहुत उसको उपयोग हुआ है। ऐसे सैकड़ों बच्चे वहाँ उन्होंने खड़े किए। कम से वो जो बैंक है उसकी आज की पोजीशन में कम से कम 37-38 करोड़ की डिपॉजिट वहाँ उनकी इकट्ठा हो गई है। इस ढंग के ऊपर इस 25 सितंबर बोले तो कल दीनदयाल जी की जयंती है, उन जयंती के माध्यम से हम नगर शहर में ये उपक्रम हम चालू कर रहे। नगर शहर के ऐसे ही लोगों की तरफ जाके आप यहाँ सब आए हैं, आपके यहाँ भी ये योजना हमें चालू करनी है, तो आप सब ने इस योजना के लिए हमें सहकार्य करें। इसी तरह पत्र संस्था के हमारे अलग अलग उपक्रम हैं, इस उपक्रम में भी आप सब जन हमें सहयोग करें। पंडित दीनदयाल परिवार के माध्यम से हम अलग अलग सामाजिक उपक्रम करते हैं, उस उपक्रम को भी आप हमें सहकार्य करें। ऐसे करके मैं मेरे वक्तव्य को, मेरे प्रास्ताविक को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सरकार। आज के प्रमुख वक्ता मान्यवर श्री अश्विन कुमार जी उपाध्याय के बारे में आप सब लोग कुछ ज़्यादा जानना चाहोगे, इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि एक एवी बनाई जाए। वो एवी हमने बनाई है। मैं विनती करती हूँ कि एवी प्लीज। संपूर्ण देश के हिंदू धर्मियों का पवित्र स्थान प्रयागराज में जन्मे देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके रिकॉर्ड करके IPL मैन ऑफ इंडिया का नाम कमाने वाले एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, इनका हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व पर कड़ा संघर्ष अभी भी जारी है। देश में रामराज्य किस तरह से लाया जा सकता है, इसका एक्शन प्लान इनके पास है। RSS के प्रचारक, अंत्योदय दर्शन के दार्शनिक दीनदयाल जी उपाध्याय, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर उपाध्याय जी ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पदवी प्राप्त करके अपनी नौकरी छोड़कर 2002 में अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने कानून की डिग्री हासिल की और मील का पत्थर माना जाए इतना काम इस कानूनी व्यवस्था में किया। ये काम करते समय उन्होंने जिस पार्टी के साथ कार्य किया, वक्त आने पर उसी पार्टी के खिलाफ भी जनहित याचिका उन्होंने दर्ज की है। बीजेपी के प्रवक्ता रहे उपाध्याय जी ने 2011 में पार्टी छोड़ते हुए अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 5 साल में लगभग 50 PIL दाखिल करके उन्होंने जैसे एक नया उदाहरण हमारे सामने रखा है। सोशल मीडिया पर भी उपाध्याय जी एक चर्चित व्यक्ति है। उनके भाषण के वीडियो, ट्वीट और उनके बनाए रील नेटिजन्स बहुत ज्यादा वायरल करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर इनके बड़े मात्रा में फॉलोअर्स है। बहुत से टीवी डिबेट में उनकी सीट जाने माने न्यूज चैनल में तय ही होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान माला में उनका तहे से स्वागत और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
कलेक्टर भी रह चुके हैं श्री अनिल जी कवड़े साहब, इनका सम्मान नीलेश जी लोढ़ा और सुहास जी पाथरकर, इनको विनती करती हूँ कि भार्गव जी देशपांडे वैयक्तिक पद्य के लिए। वैयक्तिक गीत सांगतो। लोकमन संस्कार करना, यह परम गति साधना है, और रचना गौण है, यह शिखर संयोजना है, कायग्रह की कल्पना, धारणा योजना, एक उद्देश्य तीव्र उत्कट का बनाए, हर सुमन को खाद जैसे, हर सुमन को खाद जैसे, पूर्ण विकसित पालना है, यह शिखर संयोजना है, लोकमन संस्कार करना, राष्ट्र की अट्टालिका, विश्व में सर्वोच्च गोद में होवे ज्ञान, प्रगति के सोपान उत्तम, किंतु हर निर्माण के, किंतु हर निर्माण के, ईंट पक्की डालना है, यह शिखर संयोजना है, लोकमन संस्कार करना, परम वैभव स्वप्न सुंदर, क्षितिज सामे दूर दुर्लभ, किंतु उस नंदन कुसुम को पा चुके माधुर्य सौरभ, राह घाटों से भरी है, राह घाटों से भरी है, कुशलता से लादना है, यह शिखर संयोजना है, लोकमन संस्कार करना, राष्ट्र मंदिर में राजी, मूर्ति सुंदर मातृ की, अर्चना में भेंट अर्पण, पूर्वजों ने शीश की थी, आज उनकी मालिका में, आज उनकी मालिका में, फूल अनगिन डालना है, यह शिखर संयोजना है, लोकमन संस्कार करना, यह परम गति साधना है, और रचना गौण है सब, यह शिखर संयोजना है, लोकमन संस्कार करना, लोकमन संस्कार करना, लोकमन संस्कार करना। धन्यवाद। धन्यवाद भार्गव जी, बहुत ही सुंदर गाया आपने।
मैं सभी संचालक गण को विनती करती हूँ कि आप अगर सामने बैठे तो। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ऐसा कह के पूरे भारत के युवाओं को और हम सभी को हिला देने वाले जो मंच पर विराजमान है आज, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रथितयश वकील है, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के नेता है। 2011 में अन्ना हजारे जी के साथ में काम करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सहभागी हुए। लेकिन केजरीवाल पर जब फोर्ड फाउंडेशन के करीबी लोगों के चुनाव में टिकट देने का आरोप हुआ और CIA के एजेंट होने का आरोप हुआ, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और जिस पार्टी के हम सब चाहते हैं उसी पार्टी को और उन्हीं नेता को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सोशल मीडिया के टाइकून है उपाध्याय जी, हम सब उनको रोज सुनते हैं और आज यहाँ वो खुद उपस्थित है, तो मैं क्यों यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपसे विनती है कि आप कृपया अपना मनोगत शुरू कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले बसंत लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबको वही विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आप सब लोग हमें सुनने आए हैं, हमसे मिलने आए हैं। समय मिलेगा तो कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। आज की डेट में सिटिंग पावर कम हो गई है। पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, आजकल 2 घंटे की मूवी बन रही है, क्योंकि लोग 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाते और 2 घंटे की मूवी में भी 10 मिनट का ब्रेक भी होता है। तो कायदे से आप देखिए तो आपका 2 घंटे का टाइम तो पूरा हो गया। अब इसके बाद जितनी देर मैं बात रखूंगा ये आपके साथ मैं नाइंसाफ़ी करूंगा। आपका टाइम एक तरीके से पूरा हो चुका है, लेकिन आप कितनी देर हमें सुनना चाहते हैं? या आदरणीय अनिल जी आए हुए हैं, अपने महाराष्ट्र सरकार में सहकार आयुक्त हैं, पुणे से आए हुए हैं। मुझे लगा पहले मैं अनिल जी को सुनूंगा, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, लेकिन मुझे आदेश हुआ कि नहीं, अनिल जी सामने सुनेंगे, मुझे बोलना है। आप लोग इसकी चिंता मत करना, ये किताबें बस दिखाने के लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये भारत का संविधान भी आया है, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भी आया है और साथ साथ तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी आया है, तो क्या आज पूरी रात यहीं पे जो है कथा होगी? तो पूरी रात कथा नहीं होगी, बस थोड़ा सा इसमें मैं अब संदर्भ रखूंगा। आज आपने विषय लिया है राम राज्य और संविधान। कुछ भी बनता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। हम घर बनाते हैं, घर बनाने का एक लक्ष्य होता है। दुकान बनाते हैं, उस दुकान का एक लक्ष्य होता है। ये ऑडिटोरियम बनाया गया, इसका भी एक लक्ष्य है कि भाई सामूहिक रूप से लोग, इतने सारे लोग बैठ के चर्चा करेंगे। तो संविधान का भी एक लक्ष्य है। जो कोई कानून बनता है उस कानून का भी एक लक्ष्य है। पहले हमारे देश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नहीं थी, सहकार विभाग नहीं था, अभी सहकार विभाग बन गया, उसका एक लक्ष्य है। कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब हमारे सामने बैठे हैं, उस पोस्ट का भी एक लक्ष्य है, उनको बनाया गया एक लक्ष्य है। बसंत सोढ़ा जी ने आज के 30 साल पहले, 32 साल पहले, बसंत सोढ़ा जी उम्र से 32 साल के लगते हैं, लेकिन आज तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो जो है 32 साल से जो है पूरा बैंक चला रहे हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव बैंक चला रहे हैं। उसको बैंक ही कहेंगे। और कितने 6000 से ज़्यादा लोग अब तक उसमें उसका लाभ ले चुके हैं। तो इस संविधान का लक्ष्य क्या है?
इस संविधान का लक्ष्य वैसे तो इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और मेरा यह मानना है कि इस संविधान का लक्ष्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा हुआ है। आप लोग सामान्यतया, हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार या शनिवार को, उत्तरकांड नहीं पढ़ते। आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए, पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, उत्तरकांड पढ़िए। पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 25 तक पढ़िए, बस। केवल ये 5 श्लोक के बीच में जितनी चौपाइयां आ जाती हैं उतना पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ संविधान अभी कह रहा है करने के लिए, संविधान जिस लिए बना है, जिस लिए ये प्रधानमंत्री का पद इसमें बनाया गया, राष्ट्रपति का पद बनाया गया, गवर्नर बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए, विधायक बनाए गए, फिर आईएएस, आईपीएस, जजेस बनाए गए, वो जिस लिए बनाए गए हैं वो सब रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। जैसे संविधान में लिखा है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। रामचरितमानस में चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरतुसृत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। सवाल यह है, रामचरितमानस भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करनी चाहिए, संविधान भी कहता है सबको परस्पर प्रीति करना चाहिए, और सब लोग परस्पर प्रीति कर रहे हैं। इसी के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इतने सारे पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। सबका लक्ष्य यही है भारत में यूनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी स्थापित हो। तो हो क्यों नहीं रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मुझे लगता है कि जहां इस संविधान पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां होनी चाहिए थी? संसद में। उस संसद में ही वास्तु दोष था। हां, उस संसद में ही वास्तु दोष था। उदाहरण के लिए इस संविधान में एक शब्द आया 75 में, सेकुलर। उसको आपने खूब सुना होगा, सेकुलर सेकुलर खूब सुना है ना आपने? आपने कभी सोवरेन शब्द सुना क्या? संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन। कैसा भारत बनाएंगे? सोवरेन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी की कर व्यवस्था होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। सब कुछ भारत का होगा। इसको कहते हैं सोवरेन। उसमें चर्चा ही नहीं हुई। और कुछ वर्ष पहले मुझे एक बार संसद में जाने का अवसर मिला, टिकट लेके, एज ए सांसद नहीं। तो टिकट लेके मैं गया, 1 घंटे मैंने वहां पे एज ए दर्शक दीर्घा में बैठ के देखा, तो मुझे लगा इस संसद में ये तो पूरा पूरा वास्तु दोष है। स्पीकर को बैठना चाहिए पूरब मुंह करके। हमारे घर में जो घर का मुखिया होता है, ड्राइंग रूम में उसका मुखिया किधर मुंह करके बैठता है? या तो पूरब या तो उत्तर, यही ना? ये बात कॉमन मैन जानता है, आम आदमी भी जानता है इसको। हमारे संसद में लोकसभा स्पीकर पश्चिम मुंह करके बैठते हैं, डूबते सूरज की तरफ। सवाल किसको पूछना है? विपक्ष को। उत्तर किसको देना है? सत्ता को। सत्ता पक्ष दक्षिण मुंह करके बैठता था, विपक्ष उत्तर मुंह करके बैठता था। इतना बड़ा वास्तु दोष, और ऊपर से गोल गोल, पूरी संसद गोल। इसका नतीजा रहा पिछले 75 साल गोल गोल घूमते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जो नई संसद बनी है पूरी तरीके से वास्तु परफेक्ट बनी है। अब लोकसभा स्पीकर का मुंह पूरब की तरफ होगा, सत्ता पक्ष की जिसको उत्तर देना है उसका मुंह उत्तर रहेगा, विपक्ष जिसको सवाल पूछना है उसका मुंह दक्षिण रहेगा। एक वास्तु परफेक्ट संसद बनी है, और उसका नतीजा देखिए, संसद बनी हुई और एक कानून सबसे जबरदस्त पास हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण।
रिजल्ट सामने है आपके, काम शुरू। नई संसद में नया कानून, और पहला कानून वो भी जबरदस्त कानून जो पिछले 20 साल से तू मैं के चक्कर में अटका हुआ था, पास हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में संसद में संविधान के लक्ष्य पे भी चर्चा होगी। मैं पहले इंजीनियर था, वकील तो बाद में बना, और इंजीनियर था तो मैं मारुति में था जहाँ कार बनती है, वो पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी। तो जापान के लोग उसमें बहुत काम करते हैं। जापानियों से हमने ये सीखा, वो हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो ऐसा नहीं तुरंत रिपेयर करके दूसरी गाड़ी आगे बढ़ा देंगे, वो पूरी लाइन ही बंद कर देते हैं। बोले पहले ये पता करो ये फॉल्ट आया क्यों। कोई बोल्ट फेल हुआ तो बोल्ट क्यों फेल हुआ, बोल्ट का मटेरियल खराब था, बोल्ट जो बनाया वो खराब था, जहां से बोल्ट आया वहां गड़बड़ी थी, बोल्ट के क्वालिटी टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी क्या, पहले रूट काज पता करिए। मेरा ये मानना है भारत की अभी जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में है। एक गोल गोल घूमने वाली संसद तो बदल गई, नई संसद बन गई है, अभी वास्तुदेश सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट भी गोल गोल बनी है उसी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पश्चिम मुख करके बैठते हैं। बड़ा फर्क पड़ता है, और शायद उसी का परिणाम है कि भारत के लोग न्याय के लिए केवल गोल गोल घूम रहे हैं, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी वास्तु का ध्यान देना पड़ेगा और उसको भी वास्तु परफेक्ट बनाना पड़ेगा। वास्तु दोष सुप्रीम कोर्ट में भी है। जापानियों के साथ काम करके मुझे ये बात समझ में आई, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। केवल जो दैवीय समस्या है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो भारत में है और पूरी दुनिया में है। अगर कोई बीमारी भारत में है और सिंगापुर में नहीं है, या कोरिया में नहीं है, या जापान में नहीं है, इसका मतलब बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर बीमारी भारत में है, दुबई में नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है, बस दवा ठीक से नहीं दी जा रही है। और एक बात और ध्यान रखिए, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, अगले आधे एक घंटे हमारा रेगुलर संवाद होगा। आपने बोलना बंद किया, हमने भी बोलना बंद किया। जब तक आपका जवाब आएगा तब तक मैं बोलूंगा। हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? सीएमओ बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, मेडिकल ऑफिसर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा हो, कंपाउंडर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, एक्सरे का टेक्नीशियन अच्छा हो, बीमारी घटिया हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, सांसद कितना ही अच्छा हो, विधायक कितना ही अच्छा हो, जज कितना ही अच्छा हो, मंत्री कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया है तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, बस वो दवा ढूंढने की जरूरत है। और एक बात और, हम लोग कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमें गलतफहमी है, वो डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। हम कहते हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वो हॉस्पिटल बीमारी ठीक नहीं करती। एक्चुअल में दवा बीमारी ठीक करती है। आपके शरीर के अंदर न हॉस्पिटल जाता है, न डॉक्टर जाता है, न कंपाउंडर जाता है, हमारे शरीर में कौन जाता है? दवा। उसी दवा पे काम नहीं हुआ है। अब पिछले 10 वर्षों में दवा पे काम शुरू हुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी घटिया दवाइयां, जो इस एक्सपायर दवाइयां थी, फेंक दी गई हैं। लगभग 1600 कानून को उठा के फेंक दिया गया है। नए कानूनों का निर्माण शुरू हो चुका है, नए विषयों पर चर्चा शुरू हो गई है। अब मुझे पूरा भरोसा है
कि संसद भी बन गई है, तो अब जो बचा खुचा काम है, जो संविधान के जिन विषयों पे चर्चा ही नहीं हुई है, उन विषयों पे भारत के संसद में चर्चा होगी और आने वाले टाइम में कानून बनेगा, आने वाले टाइम में व्यवस्था बदलेगी। मैं आज आपके महाराष्ट्र के जिलों की डेमोग्राफी को देख रहा था और 2001 के में जिलों में क्या डेमोग्राफी थी, 2011 में क्या थी, उसको मैं कंपेयर कर रहा था। कड़वी सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और आपके नगर की भी डेमोग्राफी बदल रही है। आप पिछले 3 गणना हुई है, 1991, 2001, 2011, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है। उन तीनों जनगणना को उठा के देख लीजिए, बहुत तेजी के साथ महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है और केवल महाराष्ट्र की नहीं, इनफैक्ट डेमोग्राफी पूरे भारत की बदल रही है। डेमोग्राफी बदलना इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत की संस्कृति सिकुड़ रही है। भारत को मानने वाले, भारत की परंपरा को मानने वाले, भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, नारी तू नारायणी को मानने वाले, यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानने वाले, सर्वधर्म संभाव को मानने वाले, कहीं न कहीं उनकी संख्या कम हो रही है और जो नहीं मानते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसमें 2 कारण है, एक है घुसपैठ और दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। 2 कारण, पहला घुसपैठ और दूसरा जनसंख्या विस्फोट। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रही है। उस समय मैंने एफिडेविट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जो बात कहते हैं एफिडेविट पे कहते हैं, मैंने एफिडेविट देके कहा था कि भारत में 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अब तो 2023 आ चुका है और वो निकाले नहीं गए। इनफैक्ट संख्या बढ़ी है और घुसपैठिए आ कैसे रहे आप इसको समझिए। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, बंगाल के बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर हो जाते हैं। अंदर आते हैं, आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं यहां पे 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना आधार, किसी दलाल को पकड़ते हैं, उसको 2-3 हजार रुपए देते हैं, वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। फिर 2 से 3 हजार रुपए खर्च करते हैं, आधार बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, आपका राशन कार्ड बन गया। नेक्स्ट क्या करना है? बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। 2000 रुपए में दलाल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। इस बीच में इलेक्शन आता है, किसी ऐसे पॉलिटिशियन को पकड़ते हैं, कहते साहब हम तुम्हें वोट दे देंगे, हमारा वोटर आईडी बनवा दो। 4 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, वोटर आईडी बनवा दिया इलेक्शन के टाइम में। अब उसके पास 5 डॉक्यूमेंट हो गया, वो बैंक में खाता खुलवा लेता है। उसके बाद मुफ्त का राशन लेता है, मुफ्त का मकान लेता है, मुफ्त की हेल्थ सर्विस लेता है, मुफ्त में आयुष्मान कार्ड लेता है, 15,000 रुपए खर्च करता है और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेता है। इतना बढ़िया धंधा कहीं और है क्या? और आपको शायद पता नहीं है, ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां नहीं हो रहा। मेरी एक दूसरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैं माइनॉरिटी एक्ट को मैंने चैलेंज किया है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और मैं हिंदू शब्द इसलिए कह रहा हूं, हिंदू खत्म होने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब सर्वधर्म संभाव की भावना खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब नारी तू नारायणी खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब आपसी भाईचारा खत्म, हिंदू खत्म होने का मतलब समग्रता खत्म, और हिंदू खत्म होने का मतलब अराजकता का बढ़ जाना। राज्यवार 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में 2% हैं,
लक्षद्वीप में 2% हैं, नागालैंड में 8% है, मिजोरम में 2% है, मेघालय में 11% है। राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके। ये बात मैं एफिडेविट की बात कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट मैंने दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। और सरप्राइजिंग, भारत के वो ज्यादातर उसके वो जिले हैं जो बॉर्डर पे हैं। आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर के जिले की डेमोग्राफी बदल गई है। गुजरात का बॉर्डर कच्छ, भरूच, पालनपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यूपी का जो बॉर्डर लगता है पीलीभीत, श्रावस्ती, उसका बॉर्डर बदल चुका है। असम के बॉर्डर के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल के 14 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। झारखंड के 6 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहार के 8 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चलिए, महाराष्ट्र के भी 8 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देश में 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील वाइज भारत के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 300 तहसील की, उसमें से 283 तहसीलें हमारे बॉर्डर पे हैं और 17 तहसील अंदर है। टोटल 1300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी कैसे बदली? घुसपैठ और, जोर से बोलिए, घुसपैठ और इस दोनों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की जिम्मेदारी ये संविधान देता है। संविधान कहता है घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाओ और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाओ। और चूंकि हमारे 2 महानुभाव भी बैठे हुए हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जिम्मेदारी केंद्र के साथ राज्यों पे भी डाला हुआ है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम होते हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 20A पे लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसलिए अगर हम चाहते हैं भारत में राम राज्य की स्थापना हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। 2 क्या, बल्कि सरकार को ऐसे कानून बनाना पड़ेगा जिससे धर्म की, जोर से बोलिए, जिससे धर्म की, ऐसे कठोर कानून बनाना पड़ेगा जिससे अधर्म का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा जिससे प्राणियों में, बाकी वो कानून तो बन रहे हैं जिसका विश्व का कल्याण हो रहा है। राम राज्य का मतलब 4 वाक्यों में, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। और यही संविधान कहता है। केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है राम राज्य की स्थापना, राज्य सरकार की भी ड्यूटी है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल इतना 4 बात है। दुर्भाग्यवश आज तक संसद विधानसभा में संविधान के लक्ष्य के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, जबकि संविधान सभा की डिबेट में बहुत सारे संविधान निर्माताओं ने कहा था इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य अपने आप में दुनिया का सबसे बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल माना गया है। उत्तरकांड में जिक्र है, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम से रहते हैं, सब लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, नहीं कोई अबुद्ध लक्षणहीना, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है। ये सारी व्याख्या दी हुई। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। किसी भी देश का निर्माण करने के लिए जो कुम्हार बर्तन बनाता है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है? एक हाथ अंदर, दूसरा हाथ ऐसे बनाता है ना। अंदर वाला हाथ शिक्षा है, ऊपर वाला हाथ न्यायिक व्यवस्था है। शिक्षा ऐसी हो कि वो अपने स्वधर्म का पालन करे, बिजनेसमैन अपने स्वधर्म का पालन करे, जज अपने स्वधर्म का पालन करे, एडवोकेट अपने स्वधर्म का पालन करे, सांसद विधायक अपने स्वधर्म, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करे, ऐसी शिक्षा हो। और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जो आदमी न करे उसको तुरंत ठिकाने लगा दिया जाए।
क्यों? क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है, भय बिन होय न प्रीत। रामचंद्र जी ने लिखा हुआ है, बोले राम सकोप तब हो भय भय बिन होय न प्रीत। सठे साठ्यम समाचरित कहाँ का सिद्धांत है? भारत का। भय बिन होय न प्रीत कहाँ का सिद्धांत है? भारत का। लोहा लोहे को काटता है, यह सिद्धांत कहाँ है? भारत का। जिन राष्ट्रों ने इन 3 सिद्धांतों को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, लोहा लोहे को काटता है अपनाया, और भय बिन होय न प्रीत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, और वो 50 साल में डेवलप्ड कंट्री बन गए। जिन राष्ट्रों ने झूठे मानवाधिकार की दुहाई दिया, इन 3 सिद्धांतों को नहीं अपनाया, वहां बदहाली है, फटेहाली है, और देखते देखते वो देश के वो राज्य खत्म हो गए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, देखते देखते कंधार बना, कंधार के बाद अफगानिस्तान बन गया। आज क्या सिचुएशन है देख रहे हैं आपके सामने ही। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, कैकेयी इसलिए उनका नाम था क्योंकि कैकेयी देश की राजकुमारी थी, और कैकेयी को हम पेशावर कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। उस पाकिस्तान का क्या हाल है? तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, सीरिया अशांत है। दुनिया के जिन देशों में अशांति है और जिन देशों में शांति और समृद्धि है, उसमें अंतर केवल इतना है, दुबई, चीन, सिंगापुर, कोरिया, जापान, उन्होंने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया। गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं, गलती नहीं किया तो छोड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत अपनाया, इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और भारत या हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां पे अशांति आई है, उनका सबसे बड़ा कारण यह था शिक्षा व्यवस्था। और पुलिस और कोर्ट, ये प्रिवेंशन नहीं है, ये क्योर है। ये बीमारी ठीक नहीं करते, ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, बल्कि बीमारी को दबाते हैं। हम लोगों ने सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देयर क्योर। भाई पुलिस का रोल तब आता है ना जब अपराध हो गया। अपराधी मन को ठीक करता है क्या पुलिस? नहीं। अपराध हो गया, पकड़ लिया, पकड़ के डाल दिया, कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमे में तारीख मिल गई, सजा हो गई, ये बात खत्म हो गई। पहले ये व्यवस्था अपनानी पड़ेगी कि अपराधी सोच पैदा ना हो। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, जब तक भारत में मैकाले शिक्षा व्यवस्था है, जब तक भारत में मिशनरी शिक्षा व्यवस्था है, और जब तक भारत में मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, तब तक शांति, समृद्धि, एकता, भाईचारा स्थापित करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। समाधान इसका एक ही है कि भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, भारत में 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, अपनी अपनी सब मातृभाषा में पढ़ें। सिलेबस क्यों अलग होना चाहिए भाई? सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, और 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम सबका एक, जेई का एग्जाम एक, इंजीनियर बनने के लिए, मेडिकल में जाने के लिए नीट का एग्जाम एक, वकील बनने के लिए क्लैट का एग्जाम एक, सेना में जाने के लिए एनडीए का एग्जाम एक, कलेक्टर बनने के लिए आईएएस का एग्जाम एक, सबका सिलेबस एक, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एक, तो फिर 10वीं 12वीं का सिलेबस अनेक क्यों? अगर केंद्रीय विद्यालय का पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का पूरे देश का एक सिलेबस एक हो सकता है, चीन जो हमसे क्षेत्रफल में हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 1 नेशन 1 सिलेबस हो सकता है, 1 नेशन 1 करिकुलम हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है, सोचना पड़ेगा। और कैसे हो सकता है? 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो गया ना, जीएसटी। जीएसटी में हमने क्या किया? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उसके जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, हर 3-3 महीने में बैठक करते हैं,
और एक्सपर्ट कमेटी वहां बनी है, वो तय कर लेते हैं किस सामान पे कितना जीएसटी लगाना है। ऐसे ही हम वन नेशन वन एजुकेशन लागू कर सकते हैं। केंद्र के शिक्षा मंत्री, उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री, उसके मेंबर, हर 3-3 महीने में बैठक हो जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, मैथ की एक्सपर्ट कमेटी, फिजिक्स की एक्सपर्ट, सबकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबकी एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलिए, पूरे देश का मैथ का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का एक हो सकता है कि नहीं? तो बचा क्या सर? क्या बचा? अरे केवल इतना बचा कि महाराष्ट्र वाले को लोकल अपना हिस्ट्री पढ़ाने दीजिए, लोकल ज्योग्राफी पढ़ाने दीजिए, लोकल एनवायरनमेंट पढ़ाने दीजिए। तो ऐसा कर लीजिए, 7 किताब 10 किताब लागू कर दीजिए, 7 किताब सेंट्रल लेवल से सबकी कॉमन होगी, 3 किताब स्टेट वाइज, बंगाल की अलग, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, यूपी की अलग, तमिलनाडु की अलग। हो गया कि नहीं हो गया वन नेशन वन सिलेबस? और रेलवे का मुख्यालय तो एक ही है, अलग अलग रेलवे के जोन है, ऐसे एजुकेशन का मुख्यालय एक ही होगा, अलग अलग जोन होंगे, और जोन के हिसाब से सबका हो जाएगा। इस देश में कितनी नाइंसाफी हो रही है। जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए लड़का कितना भी ब्रिलियंट हो, लड़का कितना भी ब्रिलियंट हो, बिना कोचिंग किए न वो एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, न क्लेट क्वालिफाई कर सकता है, न जेई क्वालिफाई कर सकता है, न नीट क्वालिफाई कर सकता है, और आजकल तो आईएएस भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। पहले तो कर लेते थे, आजकल बिना दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग लिए आईएएस बन ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नहीं सर, आदरणीय चंद्रशेखर जी आ गए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने पहचान तो पहले लिया था, ये पर्ची नहीं आती तब भी मैं नाम बोलने ही वाला था, लेकिन चलो पर्ची आ गई तो बोल देता था। पानी। तो इस देश में अगर शांति स्थापित करनी है, संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा। ये मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा और मदरसा शिक्षा को बंद करना पड़ेगा, और कोई संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, सरकार इसको करे। अगर कोई पीआईएल वाइल करेगा तो उसको हम देख लेंगे। क्यों? एक कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट है सर, उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एजुकेशन काउंसिल बन गई, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मुखिया हो गए, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री बन गए, हर एक विषय की एक्सपर्ट कमेटी बन गई। एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी कि मैथ में महाराष्ट्र में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बंगाल में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, केरल में क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे राज्यों का देख के कॉमन किताब हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गई ज्ञान वाली बात। अभी संस्कार इससे नहीं आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने से संस्कार नहीं आएगा, केवल नॉलेज आएगी। तो सबसे पहले तो संस्कारी बनाना पड़ेगा, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण जैसे लोग भाई भाई रहें, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा कि राम सीता जैसे पति पत्नी रहे, ऐसा संस्कार देना पड़ेगा दशरथ और राम जैसे पिता और पुत्र के बीच में आज्ञाकार हो। वो कैसे आएगा? वो आएगा जब भारत में फिर से जो संस्कार व्यवस्था थी वो घर घर लागू होगी। 16 संस्कार का इतना परफेक्ट सिस्टम था भारत में, जो गुलामी के दौरान हमने भुला दिया। भारत में दोबारा फिर से अगर हम चाहते हैं कि फिर से हमारा सनातन संस्कृति मजबूत हो और सनातन संस्कृति के हिसाब से भारत चले, तो सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म करने की जरूरत है। स्कूल कॉलेजों में प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद पढ़ाने की जरूरत है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में तो सेकुलर है, तो सेकुलर में भगवत गीता कैसे पढ़ाई जा सकती है, रामायण कैसे पढ़ाया जा सकता है? उसका भी तरीका है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, हर बीमारी का इलाज है। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाइए, तो आपके नगर में भी, महाराष्ट्र में भी 3 भाषा लोग पढ़ते होंगे। एक मराठी पढ़ते होंगे, एक इंग्लिश पढ़ते होंगे, एक हिंदी पढ़ते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे। हाँ, संविधान में यह कहा गया है कि 3 भाषा पढ़ाओ, लेकिन कौन सी किताब पढ़ानी ये नहीं लिखा हुआ है। ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? जोर से बोलिए जरा। तो प्राइमरी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? आदरणीय अध्यक्ष जी, प्राइमरी में प्राइवेट हिंदी की किताब क्यों पढ़ाना? ये रामचरितमानस लगा दीजिए, इसमें 7 खंड है, 7 कांड है, 7 चैप्टर है। अगर एक एक चैप्टर शुरू कर दें तो पहली से लेकर 7वीं तक बच्चे को पूरा रामायण पता हो जाएगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और हिंदी भाषा सीख लेगा कि नहीं? हिंदी के अलंकार सीख लेगा कि नहीं? और किताब बदलना भी नहीं पड़ेगा, जो पेरेंट्स के ऊपर हर साल बर्डन आता है, नई नई किताब खरीदो, नई किताब खरीदो, नई किताब खरीदो। बड़ा भाई भी इसी से पढ़ेगा, छोटा भाई भी इसी से पढ़ेगा, और ये हमेशा हमेशा अस्थायी है, तो बदलने वाला नहीं है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? संस्कार आएगा कि नहीं? आज्ञा पालक बनेगा कि नहीं? बनेगा। दूसरी भाषा आप लोग क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। भगवत गीता इंग्लिश में है कि नहीं? 18 अध्याय है, उसमें 3-3 अध्याय अगर एक एक चैप्टर में लगाया जाए, 6वीं पास करते करते पूरी भगवत गीता कंप्लीट। यानी 6वीं पास करते करते बच्चा कर्मयोग भी सीख लेगा, ज्ञान योग भी सीख लेगा, भक्ति योग भी सीख लेगा, ध्यान योग भी सीख लेगा, कृष्ण अर्जुन का पूरा संवाद भी सीख लेगा। फायदा आज जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके जीवन में कहां काम आ रहा है, जरा मुझे बताइए। मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, आपने 10वीं 12वीं तक जो कुछ पढ़ा, a² + b² = जो भी पढ़ा, sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा - cos थीटा, जो पढ़ा, आपके जीवन में कोई यूज हुआ? आपके जीवन में कोई उपयोग हुआ? आप ध्यान से सोचना, अभी तक हम जो कुछ पढ़ते हैं 10वीं तक, उसमें थोड़ा सा जो प्रोफेशन में जाते हैं उसका तो बेनिफिट है कि चलो भाई कलेक्टर में गए तो ये गए, इसमें गए तो इसमें गए। अदरवाइज हम जो कुछ सीखते हैं, जिसके चक्कर में ट्यूशन भी लगा हुआ है, जिसके चक्कर में रोज थप्पियां भी पड़ रही हैं, जिसके चक्कर में पिटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ क्या है? अरे रामायण पढ़ते तो जीवन बदलता, भगवत गीता पढ़ते तो जीवन बदलता, वेद पुराण पढ़ते जीवन बदलता, उपनिषद पढ़ते जीवन बदलता, संस्कार आता, संस्कृति आती, सभ्यता आता, परंपरा आती, ज्ञान आता, विज्ञान आता। इसलिए वास्तव में अगर हम भारत में अपराध खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारत में प्राइमरी में हमें वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, वेद विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, योग विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा, अष्टांग योग पढ़ाना पड़ेगा, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, ये पढ़ाना पड़ेगा। बच्चा उससे सीखेगा क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, उससे बच्चा सीखेगा। नहीं तो आज की डेट में जितनी अश्लीलता बढ़ रही है, जितना नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कानून बना के इसको नहीं रोक सकते आप, क्योंकि मैंने कहा ना, थाना और कोर्ट ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है? क्योर। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैदिक शिक्षा व्यवस्था इसका प्रिवेंशन है। भारत सरकार, आशा करता हूं कि जिस तरीके से सारे कार्यों में आगे काम हो रहा है, एक के बाद एक लगातार हो रहा है, सबसे पहले हमें बच्चे को अच्छा भारतीय बनाना है, सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है,
सबसे पहले बच्चा अच्छा भाई बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, अच्छा पुत्र बन जाए, अच्छी पुत्री बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, वो बनाना है। ये जो बचपन से हमने शुरू कर दिया इंग्लिश, और एक चीज आप और भी ध्यान रखिए, इंग्लिश लाइफ में जितनी जल्दी आने शुरू हुई है, भारत की संस्कृति उतनी जल्दी डिफॉर्म होना शुरू हो गई। आप नोटिस करना है इसको। जैसे हम लोग थे, हमने ए फॉर एप्पल 6वीं में पढ़ा था, हमने ए ऐसे बनता है ये पहली दूसरी में नहीं सुना, 6वीं में पढ़ा था। हाँ, उसके पहले में संस्कृत पूरी हमने पढ़ लिया था। आज संस्कृत एकदम साइड लाइन हो गई, मतलब जस्ट केवल पास भरने के लिए हो गई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए रिजोल्यूशन उन्होंने पेश किया था। उनका यह कहना था, अगर संस्कृत राजभाषा होगी तो भारत की संस्कृति बचेगी, संस्कृत भाषा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी भारत की संस्कृति वैसे वैसे खत्म हो जाएगी। और रिजल्ट हमारे सामने है, संस्कृत लैंग्वेज जैसे ही खत्म हुई है, वेद पुराण कम होते चले गए, भगवत गीता रामायण खत्म होती चली गई। एक एक घर में 5-5 लाख रुपए का मोबाइल है, 5-5 स्मार्टफोन है, लेकिन लोगों के घर में उपनिषद नहीं है, वेद नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत भगवत गीता नहीं है। और उसका क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत नहीं आती, पढ़ेंगे कैसे? भारत की संस्कृति को बचाना, भारत की परंपरा को बचाना, भारत के रीति रिवाज को आगे बढ़ाना, यह केवल जनता की नहीं, ये सरकारों की भी ड्यूटी है। और समाज और सरकार के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, समाज को आप जगाते रहिए, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, 100 साल जगा लीजिए, फिर भी लोग हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे। कानून बना दीजिए, हेलमेट नहीं पहनने पे 50,000 रुपए जुर्माना। कल से कोई बिना हेलमेट का नजर आएगा आपको? आएगा नहीं। पिछले 75 साल में इलेक्शन कमीशन सारा दम लगा लिया, 70% से ऊपर वोटिंग हुई क्या? हुई नहीं। कानून बना दीजिए, जो वोट नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। सारे वोटिंग करना शुरू करेंगे नहीं करेंगे? जोर से बोलिए। तो समाज ज्यादा पावरफुल हुआ या कानून? जोर से बोलिए जरा। कानून। आप सबको कहते रहिए भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आधे पढ़ेंगे आधे नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत को मैंडेटरी कर दीजिए, हिंदी की किताब में प्राइवेट किताब को हटाइए, रामचरितमानस कंपलसरी कर दीजिए, इंग्लिश में भगवत गीता कंपलसरी कर लीजिए, संस्कृत में वेद पुराण कंपलसरी कर लीजिए। किसी को कुछ नहीं कहना है, कोई समाज को नहीं जगाना। 8वीं पास करते करते, 10वीं पास करते करते, नहीं तो पास करने के डर से कि भैया 33% तो लाना है, पास तो करना ही करना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, सब पढ़ लेंगे नहीं पढ़ लेंगे। हमारे देश में इतने कथावाचक हैं, इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। लोगों ने झूठ छोड़ी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। एक कानून बना दीजिए, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बना दीजिए। 1 करोड़ रुपए में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाती है। मैं तो कह रहा हूं हर थाने बना दीजिए। जो शिकायत करने आएगा उसे अंडरटेकिंग ले लीजिए, भाई तुम शिकायत कर रहे हो, नीचे लिखो, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराऊंगा। SC ST के फर्जी केस खत्म, छेड़छाड़ के फर्जी केस खत्म, आधे जो फर्जी केस, फर्जी गवाही, फर्जी शिकायत, फर्जी मुकदमे खत्म। केवल इतना करना, एक कानून बनाना है। अदरवाइज आप समझाते रहिए, लोग नहीं मानेंगे। जैसे अमेरिका में, मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इन्होंने झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा रखी है। झूठ बोलने पे कितनी? 10 से 20 साल। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना रखी है। कानून भी बना हुआ है, लैब भी है। इसलिए अमेरिका में जो क्राइम करते हैं तुरंत पकड़, जब तक नहीं पकड़े गए तब तो ठीक है, जैसे ही पकड़े जाते हैं तुरंत एडमिट कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पता चला शर्ट चोरी करने पे या पॉकेट मारने पे 5 साल सजा है, अगर झूठ बोला कि नहीं पॉकेट नहीं मारा तो झूठ बोल दिया तो 10 साल की और बढ़ गई, तो कितनी सजा हो गई? 15 साल की। अब बताओ वो कहे एडमिट करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा कि नहीं करेगा? अदरवाइज आप कथा करते रहिए, राम कथा, कृष्ण कथा करते रहिए, सबको सिखाते रहिए सच बोलो सच बोलो सच बोलो, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार की तरीके, एक हाथ अंदर एक हाथ ऊपर। अंदर वाला हाथ शिक्षा दे रहा है, ऊपर वाला हाथ कानून दे रहा है। अंदर वाला हाथ शिक्षा से सिखा रहा है झूठ मत बोलो, ऊपर कानून ऐसा है झूठ बोला तो 10 साल की सजा। सब ईमानदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई। आज अनिल साहब बैठे हुए हैं, फिर मैं उसी विषय पे आता हूं, डेमोग्राफी पे। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। और ये तीनों ही रोके जा सकते हैं, मैं कह रहा हूं एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर रोके जा सकते हैं। सिंगापुर में कोई अवैध घुसपैठ करता है क्या? कोरिया में करता है क्या? जापान में करता है क्या? चीन में करता है क्या? भारत में लोग क्यों करते? सिंगापुर में कोई धर्मांतरण कराता है क्या? कोरिया में कोई कराता है क्या? चीन में कोई कराता है क्या? फिर भारत में क्यों कराते? चीन में है किसी की हिम्मत जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर दे? है किसी की हिम्मत? नहीं। कानून बहुत पावरफुल होता है। कानून, वो कहते नहीं भय बिन होय न प्रीत। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, हर चीज की लागत होती है। सड़क बनाने की लागत, एयरपोर्ट बनाने की लागत, हाईवे बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, स्कूल बनाने की, सबकी लागत होती है। एक चीज ऐसी है जिसकी कोई लागत नहीं है लेकिन काम पूरे देश में उसका करता है, वो क्या है? कानून। और हमने हर जगह जहां जहां पैसा खर्च होता है वो सारे काम किए। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, वैज्ञानिकों ने हमारे क्या कहते हैं मंगलयान की तैयारी शुरू कर दिया है, अभी आदित्ययान सूर्ययान की तैयारी शुरू कर दिया है, 7,500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन हमने कानूनों के मामले में ये नहीं देखा कि भाई जो बीमारी हमारी है वो बीमारी दुबई में क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो वहां कानून कैसा है? जबकि यह काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। संविधान निर्माताओं ने 50 देशों का संविधान पढ़ा था, 10 देशों के संविधान की कॉपी किया था। यह अलग बात है कि जिन देशों के संविधान की कॉपी किया था, इनफैक्ट उन्होंने हमारे वेद पुराणों की कॉपी किया था। यह अलग बात है। लेकिन जापान से लिया, आयरलैंड से लिया, सिंगापुर से लिया, रूस से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, 10 देशों से लिया था। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और मैंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से जीवन शैली बदलती है, लाइफ स्टाइल बदलती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदलती है। और हमने कश्मीर में देखा है, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने एडमिट किया था, अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने एडमिट किया कि हम सारे हिंदू हैं। जब सारे हिंदू हैं तो वहां के हिंदुओं को पलायन वहीं के हिंदुओं के वहां के मुस्लिम ने क्यों करवा दिया जब सारे हिंदू थे? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून भी है। उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंग्लिश में कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन सरकारें लगाती नहीं, पता नहीं पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर क्यों डरते हैं एनएसए लगाने से। मैं बहुत लोगों को बोला आप एनएसए लगाइए कन्वर्जन कराने वालों पे, लोग नहीं माने। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान लिया, और 14 नवंबर 2022 के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस ऑर्डर को मैंने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दिया। गाजियाबाद का पुराना नाम गजप्रस था अभी, लेकिन अभी हम लोग गुलामी वाला नाम उसको यूज करते हैं, गाजियाबादी कहते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले गेम जिहाद हुआ था, गेम के जरिए कन्वर्ट कराते थे, उसके ऊपर एनएसए लगाया
एनएसए लगाने के बाद एक प्रोसेस ये है कि आपको अगर पहली बार किसी विषय पे एनएसए लगाते हैं तो वो हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है। हाई कोर्ट में सिटिंग जज और 2 और मेंबर, टोटल 3 लोगों की कमेटी उसको एग्जामिन करती है। और खुशी ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो एनएसए लगाया ठीक लगाया। और एक बार लग गया, उसके बाद तो बाबा जी की पुलिस पूरा एकदम 5वें गियर में आ गई। अब तो यूपी में जहां धर्मांतरण होता वहीं एनएसए लगा देते हैं। जब जब धर्मांतरण होता है एनएसए लगा देते हैं। एनएसए का फायदा यह है कि 1 साल जमानत नहीं होती, 1 साल नो बेल अंदर। ऐसा आप लोग महाराष्ट्र में भी कराइए, समझाइए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा से जो निपटने के लिए कानून एनएसए है, प्लीज एनएसए लगाइए, एनएसए को इन्वोक करिए। क्योंकि समझाने बुझाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा सठे साठम समाचरे सिद्धांत पे चलने से। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और देश की एकता अखंडता के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। जो अधिवक्ता बंधु हैं उनको यहां बैठे उनको पता है। जब कहीं धर्मांतरण की घटना आए, पुलिस कप्तान से मिलिए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए और बोलिए ये यूएपीए देख लीजिए, आप कृपया इसके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण का एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करता, पूरी चेन होती है। एक आदमी पैसा देता है, एक आदमी लिटरेचर देता है, एक आदमी घर देता है, एक आदमी बाइक उपलब्ध कराता है, पूरा चेन है, संगठित अपराध है। संगठित अपराध से निपटने के लिए जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे आपके महाराष्ट्र में मकोका है। जब कभी धर्मांतरण की घटना आए, तत्काल मंत्री से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, कप्तान से मिलिए, डीसी से मिलिए, जो भी हैं आपके, उनसे मिलके धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आप मकोका लगवाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें फंडिंग होती है। उनके ऊपर प्रेशर डालिए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। और कोई कर ना रहा हो, यूपी की पुलिस कर रही है, कुर्की भी कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है, एनएसए भी लगा रही है, यूएपीए भी लगा रही है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण अपने आप में देश के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस देश में बाबर आया था, युद्ध पहले किया ना उसने, युद्ध करके जीता। युद्ध करने के बाद उसने क्या किया, जरा जोर से बोलिए, क्या कराया हमारे पूर्वजों का? धर्मांतरण। जितने यहां आतताई आए, उन्होंने जीतने के बाद, लूटने के बाद क्या किया? वो केवल लूटने नहीं आए थे, केवल राज करने नहीं आए थे। अगर लूटने आए होते, राज करने आए होते, तो भाई जब कब हमारे ऊपर राज उनका हो गया तो राज करते रहते। कन्वर्जन क्यों कराया उन्होंने? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, देश के खिलाफ युद्ध है। और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 कहता है वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो सकती है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब कहीं कोई घटना आए तो 5 कानून लगवाइए। सबसे पहले एनएसए की मांग करिए, एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। देश की एकता अखंडता का मामला, यूएपीए लगाओ। ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए महाराष्ट्र है तो मकोका लगवाओ, यूपी है तो गैंगस्टर एक्ट लगाओ, गुजरात है तो गुजकोका लगाओ। फंडिंग हुई है, प्रॉपर्टी जब्त करो। और धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, युद्ध है देश के खिलाफ। हमारी डेमोग्राफी को बदलने के लिए युद्ध चल रहा है। अल्टीमेटली 2 देशों का युद्ध होता है, जहां पे कब्जा करते हैं देश, क्या करते हैं? वहां कन्वर्ट करा देते हैं। यही तो करते हैं, यही तो होता है 700 साल से। पहले मुगलों ने कन्वर्ट किया कब्जा करने के बाद में अंग्रेजों ने कन्वर्ट किया। उसके खिलाफ हमारे पास है, यूज नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं, घर में बंदूक भी रखी है, घर में तलवार भी रखी है, घर में सब कुछ है, डकैत आ रहा है, फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए। हंगामा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कानून की धाराओं को उपयोग करने से धर्मांतरण लगेगा।
मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए। आपके महाराष्ट्र की कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें डेमोग्राफी बदल नहीं रही है। हर जिले में डेमोग्राफी बदल रही है और 3 तरीके से बदल रही है। घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट तो हो ही रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा। हमें पूरा भरोसा है, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद संसद भवन नई बन चुकी है, भारत में कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बहुत जल्दी आएगा। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर की आत्मा की आवाज के हिसाब से कह रहा हूं, बहुत जल्दी यूसीसी भी आएगा, बहुत जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। लेकिन जब तक वो कानून आएगा तो जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको यूज करवाने की जरूरत है। कैसे यूज होगा? शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जब ऐसी कोई घटना हो, एक दिन सब लोग इकट्ठा होइए, 100 लोग 500 लोग जैसे इस हॉल में बैठे हुए इकट्ठा होइए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए। अगर आपको चाहिए होगा तो लोढ़ा जी के पास मेरा नंबर है, मैं ऑर्डर भी भेज दूंगा, न्यूज की लिंक भी भेज दूंगा। जब जब गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया, यूएपीए लगाया, सारा डिटेल भेज दूंगा। एक जगह शुरू करा देंगे, फिर पूरे स्टेट में शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में पहली बार एनएसए यूपी में लगा और यूपी में गाजियाबाद में लगा, और गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया। उसके बाद तो कानपुर की पुलिस ने शुरू कर दिया, आगरा पुलिस ने भी शुरू कर दिया, गोरखपुर पुलिस ने, सारे पूरे राज्य में शुरू हो चुका है। ऐसे ही एक बार आपके नगर में लग गया, या संभाजी नगर में लग गया, अहिल्याबाई नगर में कहीं एक जगह लग गया, फिर पूरे महाराष्ट्र में लगना शुरू हो जाएगा। बस शुरुआत करने वाली बात करते हैं, फाउंडेशन की नींव रखने की बात है। सेम यही घुसपैठ का भी है। घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके वो यहाँ के नागरिक बन जा रहे हैं। उसके बाद आप ही के टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त का राशन ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त की दवाई ले रहे हैं। सारा क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला बनवाते हैं, इसलिए सारी सुविधा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त वजीफा, मुफ्त मकान, मुफ्त दुकान, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ ले रहे हो। उनके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, गंधार 100 साल में अफगानिस्तान बना था, कैके 100 साल में पाकिस्तान बना था। बाकी तो छोड़ दीजिए, जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति ना आए, इसलिए उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले से जाग जाएं। जाग गए तो ठीक है, नहीं तो इस सिविलाइजेशन वॉर में हमारी हार तय है। अगर जग गए तो हमारी जीत होगी, नहीं तो हार होगी। आशा करता हूं कि आप सब लोग हमारी बात से सहमत होंगे। 8:30 बज रहा, घड़ी में देख रहा हूं, काफ़ी विलंब हो चुका है। अभी आदरणीय अनिल जी को बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। भारत माता की। एक बात और मुझे कहनी थी, थोड़ा रुके रहिए भैया, रुके रहिए, रुके रुके रुके। जैसे मंदिर में जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं। कृपया जब भी ऐसे कार्यक्रम में आए, अकेले ना आए, परिवार के साथ आए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं अकेले अकेले आए हुए हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे कार्यों में हमेशा सपरिवार जाना चाहिए। जय हिंद। माननीय श्री सहकार आयुक्त माननीय श्री अनिल जी कवडे, कवडे साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया पंडित दीनदयाळ पतसंस्था आणि दीनदयाळ परिवाराच्या वतीने आयोजित केलेली ही आजची व्याख्यानमाला, आणि व्याख्यानमालेचं उद्देश पण दिलेलं आहे समाजाभिमुख
विचार तत्व मूल्य याचं प्रेरणादायी चिंतन म्हणून व्हावं. आणि या अनुषंगाने आत्ता ज्यांनी आपल्या मार्गदर्शन केलं ते सन्माननीय अश्विनीकुमार उपाध्याय साहेब, आत्ता येऊन गेले आपले बावनकुळे साहेब, त्या चौधरी साहेब, आमचे ज्या संस्थेचं आता नेतृत्व करतायत ते वसंतराव, त्याचप्रमाणे या पंडित दीनदयाळचं सर्व संचालक मंडळ, आपण सर्व माझ्या सर्व ओळखीचे असलेले नगरकर बंधू आणि भगिनी. खरं तर आता माझी परिस्थिती नेहमीसारखी अशीच होते की मला शेवटी ठेवतात भाषण करायला. आणि बऱ्याचदा लोक ते आता इंटरेस्ट निघून गेलेला असतो, किती वेळ आपण बोलणार आणि काय बोलणार. मला वसंतराव म्हणले तुम्हाला 10 मिनटं बोलवायचं आहे. मी म्हटलं 10 मिनटात मला काय बोलताच येत नाही, मला किमान 1 तास बोलावं लागतं, तर मला काहीतरी सांगता येतं जे मला सांगायचं असतं. पण आता ठीक आहे, आपण इतक्या आस्थेने बोलवलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला काही विचार मांडणं आवश्यक आहे आणि त्याला अनुसरून मग काही मुद्दे मांडावे वाटतात. मी नगरकरांशी खूप वेळा बोललो आहे. ह्या जिल्ह्यात मी 350 सभा घेतल्यात. त्यामुळं अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये काय बोलायचं आहे, प्रत्येक कुठलेही मुद्दे असले तरी मी त्याला जोडण्याचे विषय आमचे एकच होतो. ते जलयुक्त शिवार अभियान असो, निवडणुकीचे कार्यक्रम असो, नाहीतर आणखीन कुठलेही कार्यक्रम असो. त्यामुळं आपण त्याच मुद्द्यावर बोलत जातो. आत्ता अतिशय उत्तम असं मार्गदर्शन आपल्याला अश्विनीकुमार उपाध्याय साहेबांनी केलं कायद्याच्या अनुषंगाने आणि देशांतर्गत जे प्रश्न निर्माण होत आहेत त्या अनुषंगाने त्यांचे विचार त्यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा काही मुद्दे आणि दाखले त्यांनी या ठिकाणी दिले. पण मला थोडेसे कधी वेगळे विचार वाटतात, कारण मी थोडासा समाजाभिमुख किंवा समाजातली अंतरप्रेरणा जागृत होणं किंवा अंतर्विचार जागृत होणं या बाबतीमध्ये मला जास्त विचार करावा असं वाटतो. या जिल्ह्यामध्ये काम करताना सुद्धा जे अनुभव आले किंवा आता महाराष्ट्र पातळीवर काम करताना जे अनुभव आले त्याच्यातून जे मुद्दे मला दिसतात त्याच्यामध्ये आपण बघितलं पाहिजे काही गोष्टी ज्या आपण विचारात फार कमी घेतो असं मला वाटतं. मी प्रत्येक ठिकाणी गेलं, कुठल्याही व्याख्यानाला गेलं तर मी 3-4 प्रश्न लोकांना विचारतोच, कारण मला असं वाटतं की आपली प्रगती योग्य दिशेने चालले का, म्हणजे स्वतःची पण आणि समाजाची पण कदाचित देशाची पण, ह्याचे उत्तरं कदाचित त्या प्रश्नांमध्ये मला मिळतात आणि म्हणून मी ठिकठिकाणी हा प्रश्न विचारण्याचे प्रयत्न करत असतो. आत्ता उपाध्याय साहेबांनी एक मुद्दा सांगितला की आपल्याला कायदा केला पाहिजे, खोटं बोलणाऱ्या लोकांनी खोटंच नाही बोललं पाहिजे. अमेरिकेमध्ये जो कायदा आहे त्याला अनुसरून खूप मोठा दंड आहे, त्यामुळे लोक त्या ठिकाणी बोलतात. पण माझा थोडासा वेगळा विचार आहे की लोकांची अंतप्रेरणा अशी संपत का चालली. मला तुम्ही सांगा, आता तुमच्या संपूर्ण आता नगर जिल्हा, नगर शहर आपण विचार करूया की प्रामाणिक लोकांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी होत चाललंय. उपद्रव करणाऱ्या माणसांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी होत चाललंय. व्यसनं करणाऱ्या माणसांचं प्रमाण वाढत चाललंय का कमी चाललंय. ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं आपण विचार करत नाही. मी ह्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी होतो आणि इथं आपल्याला एक विकास आराखडा आपण जिल्ह्याचा बनवत असायचो आणि या विकास आराखड्यामध्ये उद्देश असा होता, आपल्या संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा याचा विचार केला जातो, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स ज्या देशाचा चांगला असेल तो देश प्रगतीचा आहे, तो देश विकसित आहे, तो देश विकसनशील आहे किंवा पुढे जाणार आहे असं समजलं जातं. आणि त्याच ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये सुधारणा करणं हा आपल्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा आराखड्याचं पहिलं उद्दिष्ट असतं. काय असतं हे ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. ह्या ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये शिक्षणाचा समावेश होतो, आरोग्याचा समावेश होतो, सगळ्या प्रकारच्या उत्पन्नाचा, साधनांचा, रोजगाराचा, दरडोई उत्पन्नाचा समावेश होतो, स्वच्छतेचा समावेश होतो. आत्ता मगाशी उल्लेख केला उपाध्याय साहेबांनी की आपली शिक्षण व्यवस्था फार महत्त्वाची आहे, कारण माणसं घडवण्याचं खरं ताकद जी आहे ती शिक्षणामध्ये आहे. पण मला त्याच्या पुढे जाऊन आहे की शिक्षणामध्ये सुद्धा मूल्य व्यवस्थेला खूप महत्त्व आहे. जिथं मूल्य चांगली आहेत, ज्या देशातल्या नागरिकांच्या मध्ये मूल्य संवर्धनाची आस्था आहे, प्रेरणा आहे, अंतःप्रेरणा आहे आणि त्या माध्यमातून जर आपण ही मूल्यव्यवस्था बळकट करायचं ठरवलं तर आपण खूप काही गोष्टी करू शकतो. नुसतं भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, त्यांच्या सौख्यामध्ये माझे सौख्य सामावलेले आहे, एवढं म्हणून आमचा उपयोग होत नाही ना. आम्ही तसं वागतो का, आणि वागत नसेल तर स्वतःला प्रश्न विचारतो का, आत्मचिंतन करतो का, आत्मसंशोधन करतो का,
हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारत नाही. आपण कुणाला तरी दोषी मानण्याचा प्रयत्न करतो. मग तो लोकप्रतिनिधी असेल, अधिकारी असेल, आपला सहअध्यायी असेल, आणखीन कुणी असेल. आम्हाला प्रश्न विचारले पाहिजेत की आपल्यामध्ये काय चुकतं. जे देश हे समाजाभिमुख विचाराचं जे जाळं निर्माण करण्याचा प्रयत्न पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांनी केला, हा आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे, हा प्रेरक आहे. आणि हा विचार जर आपल्याला पुढे न्यायचा असेल तर आपल्याला हा विचार केला पाहिजे की आपण स्वतःला हे प्रश्न का विचारत नाहीत. शिक्षणामध्ये शाळेचं आणि शिक्षकांचं जेवढं महत्त्व आहे तेवढंच पालकांचं पण आहे. पालकांनी विचार केला पाहिजे ना, मी जर त्या ठिकाणी खरं बोलत नसेल, मी खोटं बोलत असेल आणि माझ्या मुलाला मी म्हणत असेल नेहमी खरे बोलत जावे, चालेल का हो? साधा विचार आहे. मी प्रामाणिक नसेन तर काय होईल? आज मला तर कधी कधी प्रश्न पडतो की आपण आपल्यामध्ये या गोष्टी माहिती असून सुद्धा आपण त्या का पाळत नाही, आणि त्या पाळत नसू तर त्यासाठी आपण काय विचार करतो. ते जसपाल भट्टी नावाचे एक खूप उलटा पुलटा सदर चालायचं बघा. त्यांचं म्हणणं असं होतं की भारतामध्ये प्रामाणिक माणसांची अवस्था कशी आहे. ऑनेस्ट पर्सन इज एंडेंजर्ड स्पेसीज. तो नाश पावणारा प्राणी आहे या भूतलावरून. म्हणून काय केलं पाहिजे ते म्हणले, प्राणी संग्रहालयामध्ये जसं पृथ्वी तलावरनं नाश पावणारे प्राणी पिंजऱ्यात ठेवतात, पुढच्या पिढीला बघता यावं कसा दिसत होता हा प्राणी, तसं प्रामाणिक माणसाला पिंजऱ्यात ठेवावं लागेल पुढं. त्यामुळं कळेल पुढच्या पिढीला प्रामाणिक माणूस दिसत कसा होता. आपल्याला हे कळायला पाहिजे ना. आम्ही जर आमच्या देशाच्या लोकांना बांधव मानत असू आणि आम्ही जर त्यांच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं विचार करताना आपण तो बांधव आहे असाच विचार करत असू तर आमच्याकडे अतिक्रमणं का होतात, बांधफोडी का होतात, रस्ते अडवणं का होतं, आम्ही विचार का करत नाही. मी इथं आमच्याकडे 1000 केसेस होत्या बांधफोडीच्या आणि रस्त्याच्या. मी असताना एका 2 माणसाला मी विचारलं, अरे अवताचं तास तू त्याच्या हद्दीत नेलंस, त्याचा बांध फोडला, 2 गुंठे जमीन स्वतःची करून घेतली, बरं काय होईल? कुठं घेऊन जायचं? हे इथंच सोडायचंय ना. मग कशाला मरतो? तुझ्या फोटोला सुद्धा हार घालणार नाही मेल्यावर तुझी पुढची पिढी. कारण त्यांच्यामध्ये तू विचार काय दिलाय? अप्रामाणिकपणाचा दिलाय, अत्याचाराचा दिलाय, अतिक्रमणाचा दिलाय. कशाला करता? आम्हाला ह्या गोष्टी कळल्या पाहिजे. तो आयुष्यामध्ये आयुष्य परमेश्वराने आम्हाला दिलं. जे खणांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूतान परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. हा विचार आम्हाला ज्ञानदेवाने दिला. भगवद्गीतेवर आधारित हा विचार दिला. आमच्यातले अहंकार, द्वेष, हेवा, मत्सर संपू दे ना. मी आता सहकार आयुक्त म्हणून काम करतोय. आमच्याकडे सहकारी गृहरचना संस्थांचं सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये 1,20,000 सोसायट्यांचं जाळं आहे. मला परवा एक भेटायला काही लोक आले होते. त्यांची खूप तक्रारी एकमेकात चालतात. 1,20,000 सोसायटी आहेत. पुण्यातले काही आले होते भेटायला. 12 लोकांची सोसायटी आहे आणि रिडेव्हलपमेंटला आली सोसायटी. आता 30 वर्ष झाली, त्यामुळं आता ती रिडेव्हलपमेंट करायचे आणि ते रिडेव्हलपमेंटमध्ये लोकांची तक्रारी आहेत म्हणून सगळे मेंबर आले होते माझ्याकडं एकमेकाविरुद्ध तक्रारी घेऊन. 12 दिशेला 12 लोकांची तोंड होती. मी म्हणलं 30 वर्षामध्ये तू काय कमवलं? तुम्ही द्वेष कमवला, अहंकार कमवला, हेवा कमवला, काय कमवलं? आपण आयुष्यामध्ये याचा विचार केला पाहिजे. आम्ही काय कमावलं आणि काय गमावलं हे जर आयुष्यात कळलंच नाही, तुझा माणसं म्हणून जन्म कशाला झाला? तू दुसऱ्याला हेवा करण्यासाठी, दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी. आम्हाला या गोष्टी कळल्या पाहिजे हो. मूल्य व्यवस्थेमध्ये आपल्याला या गोष्टी जर आयुष्यात कळल्याच नाही तर हा जन्म व्यर्थ आहे. ही हा जन्माला आला आणि मेला. मी खेड्यातला माणूस आहे. आमच्याकडं एखादा माणूस मेला ना, त्याच्या 2 पैकी एक प्रकारची प्रतिक्रिया असते. एक प्रतिक्रिया असते, बरा होता, जमल तेवढी मदत केली. दुसरी प्रतिक्रिया नेमकी उलटी असते, बरं झालं गेलं, सगळ्या गल्लीला वात आणला होता, सगळ्या गावाला वात आणला होता. कुठल्या प्रकारात बसायचं प्रतिक्रियेच्या? हे आपलं कर्म ठरवतात. म्हणून वामनराव पै म्हणतात तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे. जर कर्म सत्कर्माने सौख्य पाविजे, दुष्कर्माने दुःख. आम्हाला आयुष्यामध्ये ह्या गोष्टी कळल्या पाहिजेत आणि ती योग्य वेळेला कळल्या पाहिजेत. आम्हाला कर्माचा सिद्धांत नावाचं एक छोटं पुस्तक आहे. एक गुजरातच्या एका डेप्टी कलेक्टरने लिहिलेलं आहे. बहुतेक भाषांमध्ये हस्तांतरित झालं. मी महसूल खात्यातल्या, आता सहकार खात्यातल्या प्रत्येक लोकांना सांगतो, 50-60 रुपयाचं पुस्तक आहे, विकत घ्या. जशी कर्म तशी फळं. धृतराष्ट्राला राजयोग होता पण तो डोळे नव्हते. का नव्हते? त्याचं कर्म आहे. आपली कर्म आम्ही चांगली केली पाहिजेत ना. भगवान गौतम बुद्ध म्हणतात
तो दुसऱ्याला जो देतोय ना, तू देतोयस ना, तेच तुला परत येणार आहे. आम्हाला आयुष्यामध्ये या गोष्टी कळल्या पाहिजेत. आणि ह्या गोष्टी जर तुम्हाला कळल्या नाहीत तर मी सांगतो या पद्धतीचा मानव जन्म व्यर्थ आहे. तुला मन दिलं, बुद्धी दिली, शरीर दिलं, कशाला दिलं? उपद्रव करायला, त्रास द्यायला. आणि काय कमवायचं? मी ह्याची कशी जिरवली, ह्याला कसा संपवला, ह्याचा कसा काटा काढला, हे लक्षात ठेवायचं. याच्यासाठी तुम्ही आहात. याच्यासाठी एवढ्या 5000 वर्षाच्या परंपरा असलेल्या भारत देशात तुम्ही जन्म घेतलाय का? आम्हाला हा प्रश्न पडला पाहिजे हो. आम्हाला दुसऱ्याला प्रश्न फक्त विचारायचे, स्वतःला विचारा की मग कळेल का प्रश्न पडतायत. मी काय केलं? मी 5 माणसांमध्ये प्रामाणिकपणा स्वीकारावा म्हणून प्रयत्न केले. असं जर व्रत घेतलं आणि त्या पद्धतीने आमच्या हिंदूचा सण आहे समजा पाडवा, आपला महिना सुरू होतो, त्या दिवशी आम्ही संकल्प केला या वर्षामध्ये मी 5 माणसांना प्रामाणिक बनवण्याचा आयुष्यभर प्रयत्न करेन किंवा ह्या वर्षभर प्रयत्न करेन. असा संकल्प केला तर एक शृंखला तयार होईल. चांगल्या चांगल्या माणसांना आम्ही निर्माण करू शकू, त्यांच्यात चांगले गुण आणू, त्यांची पुढची पिढी चांगली करू. सगळ्या गोष्टी आमच्या सगळ्या संस्कृतीमध्ये आहेत. वेदामध्ये आहेत, गीतेमध्ये आहेत, ज्ञानेश्वरीमध्ये आहेत, गाथेमध्ये आहेत, एकनाथी भागवतात आहेत, दासबोधामध्ये आहेत. कशात नाही आहेत? एवढं वाङ्मय कुठल्या देशामध्ये कुठल्या प्रांतामध्ये आहे ज्यामध्ये तुम्हाला सद्भावना कळतील, सद्विचार कळतील, सदाचार कळतील. आयुष्यामध्ये हे आधी कळलं पाहिजे. आणि हे जर कळलं नाही तर टप्पे निघून गेल्यावर काय वेळ नाही, उपयोग नाही. त्याची पण एक गोष्ट आहे. माझ्याकडे खूप गोष्टी आहेत, पण सांगायला वसंतरावने मला बंधन घातलंय. तुमच्याही वेळेचं बंधन आहे. तुमच्यामध्ये जेवणामध्ये किती वेळ थांबायचं ह्याचा मला विचार करावा लागेल, नाही तर नगरकर मला पुन्हा बोलवणार नाहीत. तर त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विचार करताना एक मला घटना सांगायची, की घडलेली घटना आहे. अनेक घटना घडतात, तशी ही घटना आहे. एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये मी गेलो होतो. मी नगरकरांना कदाचित ही सांगितली पण असेल मागे सुद्धा कधीतरी, कारण बरेचसे मुद्दे मी सांगत आलेलो आहे. त्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे असं मला मनापासून वाटतं. एक मोठं हॉस्पिटल होतं. हॉस्पिटलमध्ये खूप पेशंट असे वेगळ्या आजाराचे आलेले होते. बरेचसे अत्यवस्थ अवस्थेतले सुद्धा पेशंट त्या ठिकाणी होते. 10 पेशंट होते ज्यांची इहलोकीची यात्रा संपूर्ण ते आता परलोकी जाणार आहेत, म्हणजे थोडक्यात मरणासन्न अवस्थेत आहेत. असे 10 लोक होते. मी डॉक्टरांना म्हणलं, डॉक्टर या 10 लोकांना प्रश्न विचारा, जगलेले आत्तापर्यंतच्या आयुष्याबद्दल तुला काय वाटतं? डॉक्टर प्रश्न विचारून आले आणि मला म्हणाले, 10 पैकी 9 लोकांनी सांगितलं आम्हाला पश्चाताप होतोय, भावाला त्रास दिला, बहिणीला त्रास दिला, अतिक्रमण केली, बांधफोडी केली, रस्ते अडवले, अनेक गोष्टी मी चुकीच्या केल्या आयुष्यभर. मी म्हणलं डॉक्टर त्याला उपरती झाली, पण कधी? त्याच्या गौऱ्या मसनात गेल्यावर. त्याला जर मनबुद्धी शरीर चांगलं असताना उपरती झाली असती तर आयुष्य चांगलं झालं असतं, इतरांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी चांगलं फुलवलं असतं. मला कळतच नाही. आमच्याकडं कायदे नियम बनवले जातात, हे आपण पाळण्यासाठी नसतात का हो? वाहतुकीचे नियम इथं आम्ही रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करताना मी सांगितलं होतं. नगरमध्ये म्हणलं, माझा एक मित्र आला होता, तो म्हणला तुमच्या इथं सिग्नलला सामनं फार धोकेदायक आहे. रेड सिग्नल लागलेला असताना मागून कोण धडक दिली याची गॅरंटी नाही. अरे वाईट वाटलं मला हो. हा काय सन्मानाचा मुद्दा नाही ना, हा अपमानाचा मुद्दा आहे. इथंच एका व्यक्तीशी भेटलो होतो. ही सुद्धा गोष्ट मी कधीतरी सांगितली होती, म्हणजे घडलेली घटना आहे. इथंच एक तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक मला भेटले होते. 2000 साली ते लंडनमध्ये गेले होते. लंडनला गेल्यानंतर आपल्या रस्त्याने ते मॉर्निंग वॉक करत होते. मॉर्निंग वॉक करताना फुटपाथवर एक आपला नेहमीप्रमाणे पेपर स्टॉल होता. पेपरचे स्टॉल असतात आपल्याकडं, तसा स्टॉल होता. आणि त्या ठिकाणी पेपर विक्रीला ठेवले होते. एक टेबल होता, त्या टेबलवर पेपर विक्रीला होते. त्याच्या बाजूला एक वाटी होती. तिथं कुणीही विक्रेता किंवा विक्रेती त्या ठिकाणी नव्हती. जे माणूस त्या ठिकाणी जायचा, ज्याला पेपर घ्यायचा आहे तो पेपर घ्यायचा, त्याची किंमत बघायचा, तेवढे पैसे वाटीत टाकायचा आणि निघून जायचा. त्यांनी मला सांगितलं प्राध्यापकांनी, एक सुद्धा माणूस असा नव्हता की ज्याने पेपर घेतला, काखेत मारला, पैसे न टाकता निघून गेला. कल्पना करूया, आपल्या कुठल्या तरी इथल्या चौकामध्ये असा स्टॉल ठेवलाय. काय होईल त्या पेपरचं, काय होईल त्या वाटीचं, आणि काय होईल त्या टेबलचं? मला फार अपमान वाटतो या गोष्टीचा. आमच्या इथं पाणी प्यायला फ्रीज ठेवलेले असतात. त्या फ्रीजला सुद्धा जो पाणी प्यायचा ग्लास ठेवलेला असतो ना, तो सुद्धा साखळीने बांधून ठेवलेला असतो. काय जाईल याची गॅरंटी नाही. मला अपमान वाटतो. लंडन शहरामध्ये जर असं होऊ शकतं, आमच्यामध्ये का नाही होत? कुणी वॉचमन बघत नाहीये. आम्हाला या गोष्टी कळल्या पाहिजेत. आपली ही
जुनी बाग, काय नाव आहे बागेचं आपल्या, सिद्धी बाग. सिद्धी बागेमध्ये आम्ही गेलो होतो. किती वाईट अवस्था, लोकांनी ते कचरा आणि ते सगळ्या करून. मी न्यूयॉर्कमध्ये ती बाग बघितली, पब्लिक पार्क. त्याच्यावर एक लेख पण लिहिला होता ज्ञानेश्वर मुळे म्हणून आपले परराष्ट्र खात्यामध्ये जे होते त्यांनी. 250 एकरची बाग लोक मेंटेन करतात, महापालिका मेंटेन करत नाही, लोक मेंटेन करतात. त्या बागेमध्ये कुठलंही भेळीचं गाडं नाही आहे, वड्याचं वडापावचं गाडं नाही आहे. लोक ते कचरा टाकून तिकडून तिकडं जात नाहीयेत. आम्ही का करत नाही? अरे देशोदेश इथनं शिकण्याच्या गोष्टी आहेत ना. आम्ही इतरांचं चांगल्या गोष्टीचं अनुकरण का करत नाही? आम्ही त्या गोष्टींचा, त्या मूल्यांचा आम्ही विचार का करत नाही? ही सामाजिक जाणीव आहेत, ही सामाजिक मूल्य आहेत. माझ्या कृतीमुळं दुसऱ्याला जर त्रास होत असेल तर मी विचार केला पाहिजे ना. हा मला का सुचत नाही विचार? मी गाडी आडवी लावली, ती गाडी कसा पार्किंगमध्ये काढतोय बघू, असा जर विचार केला तर तुझ्यामध्ये सामाजिक जाणीव आहेत. कशाला करायचा हा विचार? आयुष्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला शिक्षण दिलं, या गोष्टीसाठी तुम्ही नोकरीला लागला, व्यवसाय करता, उद्योग चालवता आणि अर्थार्जन करता. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिल्यानंतर, आम्हाला सगळं मन बुद्धी शरीर दिल्यानंतर आम्हाला जर सामाजिक जाणीवा आमच्यामध्ये नसतील तर आम्ही कसं करणार? शिस्त पालन करण्यामध्ये एक लोक चळवळ उभी राहिली पाहिजे. प्रामाणिक माणसाला सुद्धा प्रोत्साहन दिलं पाहिजे ना. प्रामाणिक माणसांचं, मगाशी मी सांगितलं जसपाल भट्टींचा किस्सा. असं का होतं? आम्ही का प्रोत्साहन देत नाही? आम्ही का पाठीशी उभं राहत नाही? सद्गुणांच्या पाठीशी का उभं राहत नाही? सदाचाराच्या पाठीशी का उभं राहत नाही? सद्भावनांच्या पाठीशी का उभं राहत नाही? मला हा प्रश्न पडतो आणि हा प्रश्न आपल्याला सतत पडला पाहिजे. त्यावेळेला आपली खरं आत्मप्रेरणा आहे आणि ती आमची मुलं बघून शिकतील. आमची मुलं, आमची पिढी पुढची जी आहे ती जर आपल्याला प्रेरित करायची असेल, सद्भावनांनी सदाचाराने प्रेरित करायची असेल आणि त्याला जर पुढं न्यायचं असेल तर आमच्यामध्ये हे जे सामर्थ्य विचाराचारांचं निर्माण झालं पाहिजे ते आम्हाला आमच्या कृतीतून दर्शवायला पाहिजे, आमच्या प्रत्येक कृतीतून दर्शवला पाहिजे. मग त्यामध्ये आता ह्या सुधा कांक्रिये मॅडम चालवतात, मुलीच्या जन्माच्या संबंधीचे उत्सव करतात. त्याला मी जिल्हा परिषदला बोलवलं होतं, CO जिल्हा परिषदला असताना. काय चांगल्या गोष्टी का करत नाही? आम्हाला असं का वाटतं ह्या मुलींचं सुद्धा जीवन महत्त्वाचं आहे असं आम्हाला का वाटत नाही? स्वच्छता हा आमचा सद्भावना का वाटत नाही आम्हाला? त्याच्याबद्दल पण बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण आता मी त्याच्यावर सांगत नाही, कारण माझ्याकडे खूप गोष्टी आहेत प्रत्येक गोष्टीबद्दल, की ज्या गोष्टी आपण घडवल्यात बघतो, अनेक ठिकाणी बघतो. स्वच्छतेची जाणीव का सरकारला हे सांगावं लागतं? आम्हाला का वाटत नाही की कचरा करू नये, कचऱ्याने घाण होते? आम्हाला का वाटत नाही? आमच्या जे इथल्या वास्तू आहेत त्याची जपणूक करण्याची जाणीव आम्हाला का होत नाही? आम्ही त्या ठिकाणी त्याचं विद्रुपीकरण करण्यामध्ये का पुढे जातो? आम्हाला हा प्रश्न पडला पाहिजे हो. आम्हाला प्रश्न जेव्हा पडतील तेव्हा आमचं उद्बोधन स्वतः करू. स्वतःचे गुरु व्हावे स्वतःच, असं शंकर महाराज म्हणतात. शंकर महाराज म्हणून एक अवलिया संत होते, आपले पुण्यामध्ये धनकोडीला समाधी आहे. त्यांची शंकरगीता म्हणून चरित्र ग्रंथ आहे, त्यातला 12वा अध्याय तुम्ही जमलं तर जरूर वाचा. तुम्हाला सांगतो कशा जीवनाच्या सगळ्या मूल्यांबद्दल आणि तत्वांबद्दल तुम्ही बघायला पाहिजे ना. पंडित दीनदयाळांनी जे सांगितलं, ती जी त्या काळातली आपल्याला विचार आचारांची परंपरा दिलेली आहे ती आम्हाला पुढे न्यायची आहे. ही विचार आचारांची परंपरा, ही समर्पणाची परंपरा, ही देशप्रेमाची, राष्ट्रहिताची परंपरा आम्हाला जर पुढे न्यायची असेल तर आम्ही आमच्यामध्ये निश्चितपणे काही संकल्प केले पाहिजेत. मला तर सतत वाटतं हे पंडित दीनदयाळ पतसंस्थेच्या मार्फत किंवा दीनदयाळ परिवारामार्फत आपण जी व्याख्यानमाला करतो त्यावेळेला आम्ही संकल्प करून गेलं पाहिजे. आमच्यामधल्या प्रत्येकाने संकल्प केले पाहिजेत की मी आयुष्यामध्ये ह्या गोष्टी करेन, खोटं बोलणार नाही, प्रामाणिक राहीन, उपद्रव करणार नाही, फसवणार नाही, असे जे शक्य आहेत ते सगळे उपक्रम आम्ही केले पाहिजेत. अलीकडच्या काळामध्ये मी बघतो ते वर्ष 31 डिसेंबरला ते काय नवीन वर्ष सुरू होणार म्हणून लोक साजरं करायचा प्रयत्न करतात. मला तर फार गलिच्छ वाटतं सगळं. अरे काय, तुम्ही जाऊन ढाब्यावर जाता, मद्यप्राशन करता, मांस भक्षण करता आणि गाड्या उडवता इकडं तिकडं. ह्याला कुठला हा प्रकार आहे? कोणती संस्कृती सांगते आम्हाला असं करा म्हणून? आम्हाला हा प्रश्न पडायला पाहिजे ना. आम्ही त्याच्याबद्दल कधी विचार करत नाही, त्याच्याबद्दल पुढं जात नाही. या सगळ्या गोष्टींना आयुष्यामध्ये किती महत्त्व आहे हे मी सांगण्याची गरज नाही ना, तुम्हाला सगळ्यांना कळतं. फक्त माझं म्हणणं आहे, प्रत्येक गोष्ट कृतीत आणण्यामध्ये काही गोष्टी होतील, कुठल्याही चांगल्या गोष्टीला विरोध होतो असं मी अनेकदा बघितलंय. त्यामुळं चांगल्या गोष्टी केल्या म्हणून तुम्हाला सन्मानाने सगळे सांगतील, हार घालतील, सत्कार करतील असंही घडेल असं नाही.
विरोध होतोच. कोणत्या संतांच्या आयुष्यामध्ये विरोध झाला नाही? ज्ञानेश्वराला काय विसोबा सावकारांनी कमी विरोध केला? मंबाजीने काय कमी तुकाराम दिला? एकनाथाला कमी त्रास झाला? आमचे स्वामी रामदासांना कमी त्रास झाला? जनाबाईला कमी त्रास झाला? मुक्ताबाईला कमी त्रास झाला? नामदेवांना कमी त्रास झाला? संत गोरोबांना कमी त्रास झाला? कुठल्या संताला त्रास कमी झाला? सगळ्याला त्रास झाला. साईबाबाला त्रास कमी झाला का? गजानन महाराजाला त्रास कमी झाला का? स्वामी समर्थाला कमी त्रास झाला का? कुणाला त्रास झाला नाही. पण आम्ही त्यांचं नाव इतक्या वर्षांनी घेतो. 750 वर्षानंतर सुद्धा आम्ही ज्ञानेश्वरीबद्दल बोलतो. इतक्या शेकडो वर्षानंतर सुद्धा तुकाराम गाथेबद्दल बोलतो. एकनाथी भागवताबद्दल बोलतो. का बोलतो? कारण त्याचे विचार शाश्वत आहेत, त्यातले मुद्दे शाश्वत आहेत, त्रिकाला बाधित आहेत, कुठल्याही काळात लागू होणार आहेत. एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना आम्ही त्या गोष्टीमध्ये संपूर्ण झोकून दिलं पाहिजे. मी तर ह्या वसंतरावांना माहिती आहे, पतसंस्थांच्या बैठकांमध्ये सुद्धा खूप वेळा बोलतो, नुसतं विना सहकार नाही उद्धार नाही. आमच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये व्हायला पाहिजे. कर्ज मंजुरी योग्य माणसाला केली पाहिजे, योग्य प्रकारचं जामीन घेतलं पाहिजे, त्याच्या मनामध्ये चांगली भावना निर्माण केली पाहिजे. आम्ही आमच्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये समदृष्टी ठेवली पाहिजे. जे एकनाथ महाराज म्हणतात समदृष्टी ठेवा, समदृष्टी ठेवली पाहिजे. ज्या पद्धतीने आपण काम करायला पाहिजे त्या पद्धतीने जर आपण काम करत गेलो तर निश्चितपणे तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात असा, तुम्ही शिक्षक असा, तुम्ही इंजिनियर असा, तुम्ही डॉक्टर असा, वकील असा, प्रशासकीय अधिकारी असा, अजून कुणी असा, पण आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये काम करत असताना या विचाराचारांच्या विचारधारेतून जर आपण काम करत गेलो आणि त्यातून आपण काही आयुष्य सगळ्यांचं, माझ्याबरोबर इतरांचं सुद्धा आयुष्य आहे ना. आपण जर म्हणतो त्यांच्या सौख्यात माझ्या सौख्य सामावलेलं आहे, इथं शेजाऱ्याच्या दारात गाडी उभी आली की मला माझ्या पोटात दुखायला लागतं, एवढा तर आपला मुद्दा आहे. आपल्याला ह्या गोष्टी कळायला पाहिजेत ना आयुष्यामध्ये. हा जर माणूस, मला आज सकाळी मी एका सोसायटीमध्ये गेलो होतो, ते म्हणले प्रोत्साहन अनुदान आम्ही दिलं, आता वेळेत कर्ज फेड करणाऱ्या माणसाला प्रोत्साहन अनुदान दिलं. प्रोत्साहन अनुदान दिलेल्यापैकी 10 लोक शिल्लक राहिले आणि 50 लोकांना दिले. ते 10 लोक का दुःखी आहेत? ह्यांना मिळालं आम्हाला मिळालं नाही म्हणून दुःखी आहेत. मला हे आश्चर्य वाटलं. ठीक आहे बाबा, मला मिळालं पाहिजे मला मान्य, पण त्याला मिळाल्याचं मला दुःख पाहिजे का सौख्य पाहिजे? हा मुद्दा आपल्याकडे. आपण या सगळ्या गोष्टींचा मुळात जाऊन जर विचार केला तर शिक्षणाने कदाचित विज्ञानाचं ज्ञान येईल, शिक्षणाने कदाचित भाषाही चांगल्या होतील, शिक्षणाने कदाचित आणखीन काही गोष्टी होतील. पण मला शिक्षणातून संस्कार अपेक्षित आहेत आणि संस्काराची आपली मूल्य व्यवस्था जर ठेवली तर मला खात्री आहे आपले कुठल्याही जिल्ह्याचे विकास आराखडे अत्यंत उत्तम पद्धतीचे होतील. रस्ते उत्तम होतील, स्वच्छता चांगल्या होतील, माणसांमध्ये जाणीवा चांगल्या होतील. शेवटी सद्भावना पण महत्त्वाची आहे. आनंद कशात आहे, सुख कशात आहे? आता याच्यावर मी बोलत नाही कारण तासभर बोलण्याचे विषय आहेत. त्यामुळं ह्या सगळ्या मुद्द्यांचा आपण विचार मला वाटतं केला पाहिजे. आम्ही आमच्या पतसंस्थांच्या लोकांना सांगितलं, एक संकल्प करा, सगळ्या पतसंस्थांमध्ये करा, सामाजिक जाणीव म्हणून करा. काय कशाचा संकल्प करा? छोटा संकल्प करा, अवयवदानाचा संकल्प. म्हणलं तुमच्या पतसंस्थेवर बोर्ड लावा, येथून फक्त संस्थात्मक पतपुरवठा केला जात नाही, येथून मरणोत्तर अवयवदानही केले जाते. खरं असं लावा बोर्ड, सगळ्या बँकावर लावा, सगळ्या पतसंस्थांवर लावा. आमच्या सामाजिक जाणीवा प्रदर्शित होऊ द्या, आमचा उद्देश लोकांना कळू द्या आणि त्यातून आपल्याला समाज घडवण्याचं, देश घडवण्याचं एक महान कार्य आपल्या हातून घडू द्या. या सगळ्या बाबतीमध्ये तुम्ही सुद्धा चांगल्या गोष्टींचे संकल्प करण्यासाठी इतरांना प्रेरित करावं. आमच्याकडे चांगल्या विचारांची एक शृंखला तयार व्हावी, एक मालिका तयार व्हावी, एक मोठं मनुष्यबळ तयार व्हावं, एक चांगला समाज निर्माण व्हावा आणि त्यामधून आपण पंडित दीनदयाळांचं स्वप्न साकार करावं भारत देशाचं, असं मला मनापासून वाटतं. आणखीन मुद्दे बोलायला बरेच आहेत, पण आता वेळेचं बंधन पाळून पुन्हा एकदा मी या उपक्रमाबद्दल, या संस्थेला शुभेच्छा देत असताना आपण सर्व शांत चित्ताने माझं ऐकून घेतल्याबद्दल तुम्हाला पण मी धन्यवाद देतो आणि तुमच्या सगळ्या कुटुंबियांचं पुढचं सगळं आयुष्य सदाचाराचं, सत्कर्माचं, सद्भावनांचं आणि खूप चांगल्या प्रकारचं सौख्यदायी, आनंददायी, सहकारातील समृद्धीचं जावं असं आपल्या नगरचं ग्रामदेवत असलेल्या विशाल गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनपूर्वक धन्यवाद. आभार प्रदर्शनासाठी मिलिंद गंधे. सांगतो. प्रमुख अतिथी सन्माननीय अश्विनी कुमार उपाध्यायजी दिल्लीहून या ठिकाणी आपल्या विनंतीला मान देऊन आले, त्याबद्दल मी त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे आत्ता ज्यांचं भाषण आपण शांत चित्ताने ऐकत होतात
अतिशय पोटतिडकीनं आणि खरोखर मनापासून काम करणारे प्रशासनामध्ये असे माननीय अनिल कुमारजी कवडे यांनाही मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणचे सर्व मान्यवर, सन्माननीय संघच्या प्रांत संघचालक नानाजी जाधव, रवींद्रजी साताळकर, त्याचप्रमाणे कांक्रिया दाम्पत्य आणि आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात आणि आमच्या या कार्यक्रमाला आपण सहकार्य केलं, या आमचा प्रतिसाद आम्हाला दिला, त्याबद्दल आपणा सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि आपले आभार मानतो. उद्याच्या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी जरूर यावं.